क्या हाल चाल है आप लोगों के? अरे भाई, हाल चाल कैसे है आप लोगों के? बड़े मुंह फुलाकर बैठे हुए हो, क्या बात है? सुबह ज्यादा खाना खा लिया या कम खाना खा लिया? कम खाना खाया था, खाया ही नहीं। आज कौन सा दिन है? आज वेडनेसडे। तो आज तो खाना खाते हैं मेरे ख्याल से, या नहीं खाते हैं? अच्छा, गणेश जी का उपवास रखते हैं। अरे वाह यार, तो ये बात गणेश जी को मालूम है या नहीं है? अच्छा, है, उनको मालूम। चलिए फिर तो ठीक है। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले, चाहे आप 1 मिनट ले लो, चाहे 2 मिनट ले लो, चाहे 1 सेकंड ले लो, आप लोग सबसे पहले रिलैक्स होकर बैठ जाइए। इससे पहले कौन सी क्लास हुई, कितना ब्रेक गया, उससे बाहर आ जाइए, क्योंकि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। केवल रिलैक्स होकर बैठकर सुनने की ज़रूरत है। और जब तक आप ध्यान से नहीं सुनोगे तब तक मज़ा आने वाला नहीं है। इसलिए जल्दी से क्लास में एक्टिव हो जाइए और बातों को सुनना स्टार्ट करिएगा। आगमन विधि को लेकर मैंने बात की थी आपसे लास्ट क्लास में, और आपको अच्छे से मालूम है आगमन विधि के जो सूत्र होते हैं, उन सूत्रों को लेकर आप लोगों ने बातें स्टार्ट की थी। 2-3 नाम मैंने बताए थे आप लोगों को। उसमें जो पहला जो नाम था वो आप सभी को मालूम है। मैंने कहा था कि भाई सबसे पहले उदाहरण देना जरूरी है, और जब उदाहरण दिए जाएंगे उनके आधार पर बच्चा खुद नियम खोज लेगा। ये हमने बात की थी आप लोगों से। दूसरा मैंने कहा था कि जो उदाहरण होते हैं ये जाने पहचाने होते हैं, और जो नियम होते हैं ये बच्चों को बताते हैं, बच्चा उनसे परिचित नहीं होता है, इसलिए बात बन जाती है ज्ञात से अज्ञात की तरफ। उसके बाद में हमने कहा कि भाई जो उदाहरण होते हैं ये विशिष्ट होते हैं, और जो नियम होते हैं ये सामान्य होते हैं। इसलिए आपका सूत्र बन गया था विशिष्ट से सामान्य की तरफ। उसके बाद में फिर आपने अगला सूत्र बताया था कि जो उदाहरण होते हैं इनको देखा जा सकता है, दिखाया जा सकता है, इसलिए इनका एक स्वरूप होता है, इसलिए इनको आपने नाम दिया था स्थूल कहा था। और आपको अच्छे से मालूम है नियम कोई सा भी देख लो, आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का देख लो, नियमों को देखा नहीं जा सकता। इसलिए जो नियम होते हैं उनको सूक्ष्म आपने कहा है। अब इसमें 2 बातें आप ध्यान रखिएगा। 2 बातें कौन कौन सी है? जो ज्ञात होता है और जो स्थूल होता है, कई बार हम इसी के लिए मिलता जुलता शब्द इस्तेमाल करते हैं, और वो जो मिलता जुलता शब्द इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोगों ने नाम दे दिया है मूर्त। और ये जो अज्ञात होता है इसी को क्या नाम दे दिया जाता है? तो ये जवाब है आपका अमूर्त होता है। तो कुल मिलाकर उदाहरण से नियम, ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म और मूर्त से अमूर्त, ये बनते हैं आगमन जो विधि है, इसके सूत्र बनते हैं। मेनली आज तक का रिकॉर्ड है, आप पेपर उठाकर चेक कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा यदि कोई पूछा गया है तो वो जो पूछा गया है या तो रहेगा आपका ज्ञात से अज्ञात वाला, और इससे भी ज्यादा जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपका विशिष्ट से सामान्य वाला। उदाहरण से नियम आता जरूर है, इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी उदाहरण पूछा जाएगा तो विधि कौन सी आती है? आगमन विधि। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हुए भी ये उदाहरण से नियम नहीं पूछते, बल्कि कौन से ज्यादा पूछते हैं? ज्ञात से अज्ञात वाला, और दूसरा जवाब है आपका विशिष्ट से सामान्य। कल हम लोगों ने ये वाला लिख लिया था, बस ये नाम एक लिखना बाकी है। तो आपने जो लिखा था उसमें अगला नाम लिख दीजिएगा, और वो रहेगा आपका मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला जो सूत्र था आपका, कल यहां तक लिख लिए थे आप लोगों ने, स्थूल से सूक्ष्म वाला लिख लिया था। जो नहीं लिखा था वो था आपका मूर्त से अमूर्त की तरफ, इसको लिख लीजिएगा। और फिर हम आगे बढ़ेंगे आपका जो अगला पार्ट है इस विधि का, उसकी तरफ। पहला हो गया है उदाहरण से नियम, ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म और मूर्त से अमूर्त की तरफ। ये आपने नहीं लिखा था कल, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया था, स्थूल से सूक्ष्म तक। आगे जो जवाब है उसमें एक लाइन आपको ऐड करनी है हेडिंग बनाकर, और वो हेडिंग रहेगा आपका आगमन विधि के भेद या आगमन विधि के प्रकार।
अगला हेडिंग रहेगा आगमन विधि के भेद या आगमन विधि के प्रकार। आगमन विधि के भेद और आगमन विधि के प्रकार। बड़ा ही इंपॉर्टेंट जवाब है ये कि भाई हम आगमन विधि को कितने भागों में बांट सकते हैं, आगमन जो विधि है इसके रूप कितने होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बनता है। जब आपसे पूछेंगे कि आगमन जो विधि है इसके रूप कितने होते हैं, इसके भेद कितने होते हैं, सिंपली जवाब है दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। आगमन विधि के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं, लेकिन प्रकार जो दो है वो कौन कौन से होते हैं ध्यान रखिएगा। एक का नाम होता है प्रयोग और दूसरे का नाम होता है सहयोग। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपसे पूछेगा कि आगमन विधि के रूप कितने होते हैं, दो होते हैं। आगमन विधि के भेद कितने होते हैं, दो होते हैं। आगमन विधि के प्रकार दो होते हैं, दो कौन से हैं, पहले का नाम है प्रयोग और दूसरे का नाम है सहयोग। हिंदी की टीचिंग मेथड पढ़ लिए है, गर्दन हिल गई काफी लोगों की। इसका मतलब है आपने टीचिंग मेथड काफी हद तक पढ़े हुए हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो जो चीज रिपीट होती हो यहां पर आपको लगता है कि ये पहले पढ़ लिया है, इसको पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि काफी सारी चीजें कॉमन आएगी। कॉमन का मतलब है कुछ विधियां हिंदी में भी आती है, इसमें भी आएगी, इंग्लिश में भी आएगी। मूल्यांकन हिंदी में भी आया है, इसमें भी आएगा। सहायक सामग्रियां उधर भी आई है, इधर भी आई है। तो निदान और उपचार उधर भी आया है, निदान और उपचार इधर भी आया है। क्या कह रहे थे, कुछ कहा किसी ने, कुछ कहा किसी ने भी? अरे यार किसी ने कहा है तो बोल दो हाँ कहा है, नहीं कहा है तो मना कर दो ताकि टाइम तो वेस्ट नहीं होगा ना। फिर नहीं कहा, चलिए। तो जो टॉपिक इसको कहते हैं जबरदस्ती ना कहलवाना। बेचारे ने किसी ने कुछ कहा भी होगा ना तो भी उसकी आवाज को जबरदस्ती दबा दिया है। तो कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि पहले पढ़ लिया है और इसको दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे मना कर देना, उसको मैं स्किप कर दूंगा। ये चीजें मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि इनको हर कोई पढ़ाता नहीं है, इसलिए। वरना मैं चाहता तो छोड़ देता इनको भी, मैं कह देता कि यार पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, और आप में से मैक्सिमम लोग गर्दन भी हिला देते, बोला हाँ ये तो पढ़ लिया है। बाद में आप देखते हो अरे यार ये तो पढ़ा ही नहीं है। इसलिए जो चीजें पढ़ी हुई है वहां बोल देना सर पढ़ लिया है, जो चीजें नहीं पढ़ी है भले ही मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि पढ़ लिया होगा तब आप मना भी कर देना। आगमन विधि के दो भेद है, प्रयोग सहयोग। इतना ध्यान रखना जो प्रयोग है वही आगमन है, मतलब आगमन का जो रूप है वो दूसरा रूप क्या कहलाता है, तो जवाब दिया है प्रयोग। तो आपने कहा सर कैसे, आगमन प्रयोग कैसे है और प्रयोग आगमन कैसे है? इसका कारण है क्योंकि प्रयोग जो है उसमें भी और आगमन में भी दो काम बिल्कुल एक जैसे किए जाते हैं। और दो काम कौन से रहेंगे, इसमें सबसे पहले बच्चों को उदाहरण देते हैं, उदाहरण के बाद में बच्चा उनका निरीक्षण करेगा या उनका अवलोकन करेगा, उसके बाद में बच्चा सामान्यीकरण करेगा, और सामान्यीकरण करने के बाद में चाहे आप नियम लिख देना, चाहे आप सिद्धांत लिख देना, चाहे आप परीक्षण लिख देना, ये दोनों ही काम बच्चा कहां पर करता है, प्रयोग में भी करता है, आगमन में भी करता है। यही कारण है प्रयोग को आगमन विधि का ही व्यावहारिक रूप कहा जाता है। लेकिन जो दूसरा नाम है सहयोग, ये अलग तरीका है। ये अलग तरीका कैसे हुआ कि जब टीचर क्लास में बच्चों को आगमन विधि के द्वारा पढ़ाता है तो एक तरीका तो ये है कि पहले वो उदाहरण बच्चों को दे दे, उदाहरण देने के बाद में बच्चा उनका निरीक्षण कर लेगा, सामान्यीकरण कर लेगा और नियम खोज लेगा। और दूसरा तरीका यह है कि टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाएगा और पढ़ाते समय मतलब शिक्षण के दौरान, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, तो कहते हैं कि सब शिक्षण के दौरान जो उदाहरण आते हैं उन उदाहरणों का स्पष्टीकरण टीचर स्वयं करता है। उसको आपने क्या नाम दे दिया है, सहयोग। रिपीट कर रहा हूं, इसमें अलग से उदाहरण देते हैं, इसमें अलग से उदाहरण नहीं देते हैं, बल्कि इसमें क्या है, शिक्षण के दौरान उदाहरणों का शिक्षक क्या करता है भाई, स्पष्टीकरण करता है। उसको आपने नमाज या जवाब आपने दे दिया है सहयोग। जैसे मान लो मैंने कहा है, एक टीचर कह रहा है कि भाई निम्न कोई भी प्रश्न है, जैसे कहा कि भाई 2 अंकों की जो सबसे छोटी और 2 सबसे बड़ी जो संख्याएं हैं, ऐसा कोई प्रश्न टीचर पढ़ा रहा है 2 अंकों की, और उसमें कहा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी
ये इसने कहा है सम संख्या। ऐसा कोई प्रश्न टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, अब इसमें क्या करेगा, वो बच्चों को अलग से उदाहरण नहीं देगा, बल्कि क्या करेगा, जैसे प्रश्न आया कि 2 अंकों की सबसे बड़ी जो सम संख्या है उसको ज्ञात करिए, उसको बताइए, तो अब टीचर यहां पर क्या करेगा, ये बताएगा कि भैया सम संख्या किसे कहते हैं और सम संख्या कौन सी होती है। तो उनको अलग से नहीं पढ़ा रहा है, बल्कि कब पढ़ा रहा है, शिक्षण के दौरान। तो वह विधि जिसमें उदाहरण अलग से दिए जाते हैं, प्रयोग, और वह विधि जिसमें अलग से उदाहरणों की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि शिक्षण के दौरान ही आए हुए उदाहरणों का स्पष्टीकरण करेगा, उस विधि को क्या कहा जाता है, सहयोग। तो 3 बातें याद रखनी है। आगमन विधि के 2 रूप होते हैं, प्रयोग और सहयोग। प्रयोग में अलग से उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद में बच्चा उनका निष्कर्ष या नियम ज्ञात कर लेता है। दूसरा जवाब है सहयोग, इसमें अलग से उदाहरण नहीं दिए जाते हैं, बल्कि शिक्षण के दौरान जो उदाहरण आते हैं टीचर उनको स्पष्ट करता है, उसको क्या कहा जाता है, सहयोग। तो आप जल्दी से हेडिंग बनाएंगे, आगमन विधि के भेद 2 भागों में बांटेंगे, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मैंने बांटा है। एक तरफ रहेगा प्रयोग और दूसरी तरफ रहेगा सहयोग। आगमन विधि के जो भेद होते हैं इसको 2 भागों में आपने बांटा है, एक तरफ है प्रयोग और दूसरी तरफ है सहयोग। प्रयोग में हम लोगों ने लिखा है, प्रयोग में हम लिखेंगे इस विधि में प्रयोग में हम लिख रहे हैं, इस विधि में अलग से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, अलग से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिनके आधार पर बालक नियम ज्ञात करता है, जिनके आधार पर बालक नियम ज्ञात करता है, जिनके आधार पर बालक नियम ज्ञात करता है। इसलिए यह आगमन का प्रतिरूप है, इसलिए यह आगमन का प्रतिरूप है। यह आपका जवाब है, इसलिए यह आगमन का प्रतिरूप है। यह हमने जवाब दिया है। मैं रिपीट कर देता हूं पूरी लाइन को कि भाई प्रयोग में अलग से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिनके आधार पर बालक नियम ज्ञात करता है, इसलिए यह आगमन का प्रतिरूप है, मतलब उसी का रूप है ये। कौन से वाला, प्रयोग। दूसरा रहेगा सहयोग, और सहयोग में हम लिखेंगे इसमें शिक्षण के दौरान प्रयुक्त होने वाले उदाहरणों का, शिक्षण के दौरान प्रयुक्त होने वाले उदाहरणों का शिक्षक स्पष्टीकरण करता है। शिक्षण के दौरान प्रयुक्त होने वाले उदाहरणों का शिक्षक स्पष्टीकरण करता है। रिपीट कर रहा हूं पूरी लाइन को, शिक्षण के दौरान प्रयुक्त होने वाले उदाहरणों का शिक्षक स्पष्टीकरण करता है। उसे क्या नाम दिया है आपने, सहयोग। अब याद करना है, मेरी आदत है क्लास में याद करवाने की, थोड़ा सा समय कई बार ज्यादा लगता है इन वजह से। आगमन विधि के भेद 2 होते हैं, प्रयोग और सहयोग। प्रयोग में उदाहरण अलग से देते हैं, फिर नियम निकाले जाते हैं। सहयोग में अलग से उदाहरण नहीं दिए जाते हैं, टीचर पढ़ाते समय कोई भी उदाहरण आता है उसकी व्याख्या खुद कर देता है, उसको कहा जाता है सहयोग। तो ये तो रहा भेद वाला मामला हो गया है। अब यहां से कई बार जो प्रश्न आता है एक, और उस प्रश्न की लैंग्वेज केवल यही रहती है कि भाई आगमन विधि के बारे में सबसे प्रचलित ये प्रश्न रहते हैं, इस तरह के सीटेट में पूछे जाते हैं। कह रहे कि भाई आगमन विधि के बारे में या तो पूछेगा आपसे असत्य कथन, बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है ये,
कि आगमन विधि के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है, उसकी पहचान करिए। अभी जो असत्य या सत्य वाले जो प्रश्न होते हैं, याद रखना कंप्लीट विधि के बारे में पूछे जाएंगे। जैसे कि एक आपको कोई सूत्र दे देगा, दूसरा आपको उसकी प्रक्रिया के तत्व दे देगा, तीसरे में हो सकता है उसके भेद को दे देगा, हो सकता है चौथे में कोई गुण दे देगा, और यह भी मुमकिन है कि जो पांचवा है उसमें कोई अवगुण भी दे सकता है। तो कंप्लीट विधि को जब टेस्ट करेगा तब वो आपको क्या देगा, पूरी विधि को आपको प्रश्न के रूप में देगा। अब हमने कहा कि भाई यहां से प्रश्न कैसे बनेगा, तो पहला जवाब तो वो यही चाहेगा कि वो आपसे पूछे कि जो आगमन विधि है, इस आगमन विधि के गुण कौन से होते हैं। अब आपने कहा कि भाई आगमन जो विधि है इसके गुण कौन से होंगे, तो कोई एक गुण तो है नहीं, बहुत सारे इसके गुण होते हैं, बहुत सारे इसके अवगुण होते हैं। अब गुणों में जो पहला गुण आपको बताना है, सबसे पहला जो विशेषता है इसकी, उसमें सबसे पहले यही जवाब देना है कि भाई यह एक बालक केंद्रित विधि है। अब इसको हमेशा ध्यान रख लेना कि जो विधि बालक केंद्रित होगी वो विधि मनोवैज्ञानिक होगी, और जो विधि मनोवैज्ञानिक होगी वो विधि बालक केंद्रित होगी। दूसरा जवाब हमेशा याद रखना, ये बार बार लिखवाने की चीजें नहीं है। जो विधि बालक केंद्रित होगी मनोवैज्ञानिक है, और जो विधि मनोवैज्ञानिक है उस विधि में बालक स्वतंत्र रहेगा, उस विधि में बालक को करके सीखने के अनुभव मिलेंगे, मतलब बालक एक्टिव रहेगा। और जहां पर बालक क्रियाशील रहेगा उस विधि से बालक जितना भी सीखेगा वो सारा का सारा जो ज्ञान है वो लगभग उसका स्थायी रहेगा। इसलिए कुछ पॉइंट बड़े क्लियर होते हैं। जैसे जो विधि बालक केंद्रित है उस विधि को मनोवैज्ञानिक कहेंगे। इस विधि में बालक क्रियाशील रहेगा, बालक करके सीखेगा, और अर्जित ज्ञान कैसा रहेगा, स्थायी रहेगा। ये कुछ पॉइंट है जो बार बार रहेंगे, इसलिए मैं एक ही बार लिखूंगा, इन पॉइंटों को बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि अननेसेसरी चीजें नहीं लिखनी कॉपी में। पहला जवाब है यह एक बालक केंद्रित, और इसी के साथ में मैंने दूसरा भी जवाब लिख दिया है, और वो दूसरा जवाब लिखा है कि साहब मनोवैज्ञानिक विधि है। ये आपका पहला जवाब है, पहला गुण हो गया है कि यह विधि बालक केंद्रित और दूसरा क्या, मनोवैज्ञानिक विधि है। ये आपका जवाब हो गया है। इसका मतलब है बालक को प्रमुखता है इस विधि में, बालक एक्टिव रहता है इस विधि में, और बालक इस विधि में करके सीखता है। ये पहला जवाब हो गया है। आपका मन करे तो आप लिख सकते हो मेरे साथ साथ, उससे क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी, वरना फिर है ना भाई। अभी मैं तो क्या कर रहा हूं, जोर लगा रहा हूं, मैं इधर लिख भी रहा हूं, आप आराम से बैठे हो, बोला जो हुक्म है ना, बोला कर बेटा, तेरे कार्यक्रम को दिखाते रहे तू आराम से, हमें तो बता देना कब लिखना है, तब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जो कंप्लीट पॉइंट आ जाए उसको साथ में लिख सकते हो, नींद बच जाती है उससे। तो विधि के गुण में पहला गुण कौन सा हो गया, पहला गुण है यह एक बालक केंद्रित, और बालक केंद्रित के साथ में हमने लिखा है यह, आपने कहा कि दार्शनिक क्या होता है। भाई दार्शनिक का मतलब होता है जो दर्शन देता है। दर्शन का मतलब वो नहीं जो दिखाई देता है, दर्शन का मतलब होता है जो अपने विचार देता है, अपने सिद्धांत देता है, उसको कहा जाता है दार्शनिक। तो पहला हो गया यह एक बालक केंद्रित या मनोवैज्ञानिक विधि है। देखो भाई, मैं एक बात तो जरूर कहूंगा इस चिट्ठी के बारे में। अच्छा, आपने नाम भी लिखकर काट दिया था क्या फिर? बहुत चालाकी से बेटा ने नाम लिखा है फिर काटा है। देखो, आप जैसा कहोगे वैसा करवा दूंगा। कॉमन टॉपिक जो मूल्यांकन है वो सभी में कॉमन है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। मूल्यांकन और निदान उपचार तो सभी में कॉमन है ये। और वैसे भी आपने जब हिंदी पढ़ा है तो आपने पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से। तो मुझे तो खुशी ये होती है कि आप ये कहते हैं कि सर मूल्यांकन हमने पढ़ लिया है, इसको मत पढ़ाना आप, तो ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। दूसरा जवाब है शिक्षण विधियाँ कॉमन नहीं है, मतलब जो सहायक सामग्री वाला मामला है वो कॉमन नहीं है, अलग अलग है। क्योंकि सभी सब्जेक्टों की जो सहायक सामग्री है वो अलग होती है और केवल मैथ की अलग होती है। तो मैथ की सहायक सामग्री को मैं सबके साथ मिक्स नहीं करूंगा, कॉमन पार्ट एक साथ पढ़ा दूंगा। लेकिन जो गणित की सामग्री है वो केवल कहां पर पढ़ाऊंगा, गणित में। उसका कारण है कुछ ऐसे नाम हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। मैंने बताया भी था शायद आपको पहली क्लास में,
जिनमें नाम बताया था मैंने, अबेकस का नाम बताया था मैंने आप लोगों को। आपको ध्यान होगा मैंने नाम बताया था, आपको ड्राफ्ट के बारे में बताया था, जियो बोर्ड के बारे में बताया था, 10 ग्राम के बारे में बताया था, डाइंस ब्लॉक के बारे में बताया था। इसके अलावा हिप्सोमीटर, क्लिनोमीटर, स्लाइड रूल, प्रोपोर्शनल डिवाइडर, ये कुछ ऐसे नाम है जो केवल गणित में यूज होते हैं, तो इनको केवल मैं गणित में पढ़ाऊंगा। कॉमन जो नाम आएंगे उनको कॉमन पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्लियर है सभी को। अब दूसरी जो इसकी विशेषता है ये वाली इंपॉर्टेंट है, लड़ने के लायक है। आपके भी मन में कोई बहम आ जाए मुझे जरूर बताना एक बार कि सर आपने ये क्यों लिखा है, क्या कारण है। तो मेरा पहला जवाब है भाई यह है, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, यह उच्च प्राथमिक स्तर के लिए गणित की उपयोगी विधि है। अब देखो भाई, हो सकता है कई बार आपने ये भी पढ़ा हो कि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। आपने ये भी पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं के लिए भी पढ़ा होगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जब भी आप बात करते हो और आपने कहा है कि प्रारंभिक स्तर कहोगे, तो ये एक नाम आता है आपका प्रारंभिक स्तर, और आपको अच्छे से मालूम है प्रारंभिक स्तर का मतलब होता है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए हमने बोला है। और इसी प्राथमिक या इसी प्रारंभिक स्तर को हम दो भागों में बांट देते हैं। दो भाग में पहला जो जवाब है वो रहेगा प्राथमिक स्तर और दूसरा रहेगा उच्च प्राथमिक स्तर। अब ये जो प्राथमिक स्तर है इसका संबंध रहेगा 1 से लेकर 5 तक, और उच्च प्राथमिक का संबंध रहेगा 6 से 8 तक। भाई मैं तो आप पर ही छोड़ता हूं, आप डिसीजन ले लेना। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 का जो बच्चा होता है उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो निरीक्षण कर सके, उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो सामान्यीकरण कर सके, और उसमें उतनी क्षमता नहीं होती कि वो निष्कर्ष निकाल सके। ये काम कौन सा बच्चा करता है? उच्च प्राथमिक। और भाई कौन सी बात कर रहे हो, किसी के मन में बहस या बहम आ रहा हो, इतना ध्यान रखना यार, पहली से 5वीं तक के जो बच्चे होते हैं उनकी तो किताबें भी माँ बाप उनके बैग में जमाते हैं, उनकी में जूते भी उनके माँ बाप ही बांधते हैं, उनके कपड़े भी उनको वही पहनाते हैं, कपड़े भी उनका वही चेंज करते हैं। और बात कौन सी विधि से पढ़ाने की बात कर रहे हैं? आगमन विधि से। पॉसिबल नहीं है। इसलिए कौन से लेवल के बच्चों के लिए उपयोगी है? उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक का मतलब हो गया 6 to 8 के बच्चों के लिए। आपके 1 से 5वीं के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। मन में प्रश्न आ रहा हो किसी के कि सर फिर 1 से 5 में क्या करेंगे? पढ़ाओ ना भाई, खेल विधि के माध्यम से। किसके माध्यम से? खेल विधि के माध्यम से पढ़ाइए। आजकल तो काउंटिंग के भी खेल आते हैं, काउंटिंग सिखाने के भी खेल आते हैं। आजकल तो आपको मालूम है बहुत सारे तरह की पहेलियां आती है, तो पहेली खेल के माध्यम से, खेलों के माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं। कौन से लेवल पर? 1 से 5 के लिए। लेकिन 6 से 8 में हम किसका प्रयोग करेंगे? तो जवाब दिया आप लोगों ने, जी हां, आगमन विधि का। थर्ड जो जवाब है उसमें ध्यान रखेंगे। कहते साहब इस विधि में, ये थर्ड इसकी क्वालिटी है, इस विधि में बालकों को, पहला जवाब दिया है निरीक्षण, दूसरा जवाब दिया है आपने सामान्यीकरण, थर्ड जवाब दिया है परीक्षण। जैसी क्रियाओं को करने के अवसर मिलते हैं, जैसी क्रियाओं को करने के अवसर मिलते हैं, इसलिए बालकों में स्वाध्ययन आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास
होता है। 100% याद रखना इस बात को कि आगमन जो विधि है उस विधि में बालक खुद काम करता है। खुद जो बच्चा होगा वो निरीक्षण करेगा, खुद जो बच्चा है वो सामान्यीकरण करेगा, अंतर क्या है, भेद क्या है, तुलना क्या है, उसको बच्चा खुद ज्ञात करेगा और लास्ट में निष्कर्ष भी कौन निकालेगा? बालक ही निकालेगा। इसलिए एक तरफ स्वाध्ययन और दूसरी तरफ बालकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। कोई शब्द नहीं दिख रहा है, दोबारा मैं बता देता हूं एक बार। मैंने शब्द जो लिखे हैं उसमें मैंने पहला लिखा है कि बालकों को निरीक्षण, सामान्यीकरण, परीक्षण जैसी क्रियाओं को करने के अवसर मिलते हैं। इसलिए बालकों में एक तरफ आपने लिखा है स्वाध्ययन, सेल्फ स्टडी एवं आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास होता है, ये आपने जवाब दिया है। थर्ड जो जवाब है इसका, मैं समझता हूं कि आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई है उसमें से 2 पॉइंट ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते रहे हैं। अब ये बार बार पूछे जाने वाले जो 2 जवाब है इस विधि के बारे में वो कौन से हैं? तो पहला जवाब लिखिएगा, सुन लो पहले। मानसिक विकास के लिए बड़ी कमाल की विधि है ये। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो हमारी प्रारंभिक कक्षा होती है, उच्च प्राथमिक स्तर की जो कक्षाएं होती है, जिनको प्राय हम छोटी कक्षा भी कई बार कहते सब छोटी कक्षाओं के लिए बच्चों के मानसिक विकास के लिए बड़ी कमाल की विधि है, क्योंकि इस विधि के द्वारा बालकों की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। कैसे होगा भाई? निरीक्षण करने के लिए किसको यूज करोगे? बुद्धि को यूज करोगे। आपको सामान्यीकरण करना है, अंतर करना है, भेद करना है, तुलना करना है, किसका प्रयोग करोगे? बुद्धि का प्रयोग करोगे। और भाई यदि आपको निष्कर्ष निकालना है तो भी किसका प्रयोग करोगे? बुद्धि का ही प्रयोग करोगे। तो हमने जवाब दिया है अगले वाला, कहते हैं साहब यह विधि बालकों की बौद्धिक क्षमताओं के विकास के लिए, यह विधि बालकों की बौद्धिक क्षमताओं के विकास के लिए उपयोगी विधि है। यह विधि बालकों की बौद्धिक क्षमताओं के विकास के लिए उपयोगी विधि है, मतलब बच्चों की जो बुद्धि है उसका ये विधि विकास करती है। ये आपका जवाब रहेगा। हालचाल कैसे है आप लोगों के? कामयाबी के लिए ईमानदारी का होना जरूरी है। रिपीट कर रहा हूं, जिंदगी में कामयाब यदि होना चाहते हो, ईमानदार होना जरूरी है। जिंदगी को खुशहाल जीना चाहते हो तो ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आजकल तो ये भी हो गया है कि यदि वाकई आप जिंदगी को लंबी जीना चाहते हो तो भी ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाल ही में एक घटना आपको मालूम होगा, एक लड़के की हत्या हुई 2-3 दिन पहले, बड़ी अजीबोगरीब कंडीशन में। कहते कि पहले उसका गला काटा गया, उसके बाद में जो गन्ने का जूस पीते हो आप लोग, पीते हो ना गन्ने का जूस, तो गन्ने के जूस वाला जो गन्ने का जूस देता है हम लोगों को, कई बार वो बर्फ को तोड़ने के लिए एक सुआ यूज करता है। तो उस सुए के माध्यम से उस लड़के को फिर उसकी बॉडी को खराब किया गया। जब तहकीकात की कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो बड़ा रहस्योद्घाटन बातें सामने आई। कहता है लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, उसका दोस्त उस लड़की से बात करने लग गया। भाई जिंदगी में ईमानदारी नहीं थी। आप मुझे बताइए, लड़की यदि किसी लड़के के साथ में अटैच है, बिहेवियर, इमोशनल अटैचमेंट है, क्या जरूरत है दूसरे लड़के से बात करने की? ठीक है ना, पहले वाला ही ठीक है। फिर भी लगता है कि पहले वाला ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं है। होता है कई बार, है ना, होता है, डेफिनेटली होता है। पहले वाला एंटरटेनिंग नहीं है, मान लो ज्यादा एंटरटेन नहीं कर पा रहा है, मना कर दो उसको। मना करने के बाद में 10-15 दिन, महीने, 2 महीने से दूरी बना लो। और जब लगता है कि दूरी बन चुकी है, वो भूल चुका है, उसके बाद में सेकंड नंबर ट्राई करना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं तो लड़कों से भी एक ही बात कहूंगा कि जो लड़के रिलेशंस में हैं, जो लड़के, इवन लड़कियों पर भी लागू होता है, जो लड़के रिलेशंस में हैं, हे देवताओं, अपने रिलेशन को अखबार मत बनाओ कि अपने सारे फ्रेंड्स को बता देते हो कि मैं इससे बात करता हूँ, ये मुझसे बात करती है, उसकी फोटो ये रहा, उसका मैसेज ये रहा। क्योंकि भाई आज का जमाना लक्ष्मण जैसा जमाना नहीं है कि लक्ष्मण भाई के पीछे पीछे चल देता है। सबसे पहले लड़का को जब दिखाओगे
आपके नंबर को, आपकी चैट को, तो इच्छाधारी नाग की तरह पहले उस नंबर को स्कैन करेगा और नंबर को स्कैन करने के बाद में तुरंत पहला मैसेज भेजेगा हाय। और भाई साहब वहां से जो कहानी स्टार्ट होती है वो आपको पता है कहां पर जाकर पहुंचती है। इसलिए अपने रिलेशंस को कोई भी अखबार नहीं बनने दे, चाहे वो कोई लड़की है चाहे कोई लड़का है। लड़का एक लड़की से बात कर रहा है, दूसरे लड़का उससे बात करने लग गया, लड़के को वहम होने लगा, डाउट होने लगा कि लड़की किसी से बात करती है। अब वो लड़का क्या कर रहा है, कभी लड़की को फोन कर रहा है, उसका फोन एंगेज जा रहा है, फिर अपने फ्रेंड को फोन कर रहा है, उसका भी फोन एंगेज जा रहा है। दोनों के बीच में समझाया, लड़ाई हुई दोनों के बीच में। उसके बाद में दूसरे वाला दोस्त जो पहले बात करता था लड़की से, दूसरे को ले गया, बोला चल तेरे को पार्टी देकर लाता हूं। ले गया पार्टी देने के लिए, शराब पिलाई उसको। शराब पीने के बाद में जब लगता है कि हाँ नशा अच्छा खासा हो गया, उसके बाद में गला रफा दफा। इसलिए भाई मेरे देवताओं, आपसे एक ही बात कहूंगा कि किसी भी तरह की इस तरह की आदतों से बचकर रहिएगा। केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। फिर भी यदि किसी से अटैचमेंट हो गया है तो उस अटैचमेंट को केवल पर्सनल विषय बनाइए, उसको दूसरों के साथ साझा मत करिए। क्या फर्क पड़ता है? अरे अब मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों ने किस पर ताली बजाई है, कौन सी बात अच्छी लगी, ये मुझे नहीं समझ में आया। चलिए आ जाइए एक बार। सफलता के लिए ईमानदारी के साथ साथ साहस का होना भी जरूरी है। किसका होना जरूरी है? साहस का होना जरूरी है। आप लोगों ने ये लक्ष्य तो बना लिया कि मुझे कामयाब होना है, लेकिन कामयाबी के लिए ईमानदार भी होना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत करना जरूरी है। और मेहनत करने के लिए ईमानदार जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है जिंदगी में साहसी बनना, क्योंकि साहसी बनोगे तभी तो आप लिमिटेशंस को तोड़ोगे। 6 घंटे की लिमिट को तोड़ोगे, 8 घंटे पढ़ोगे, 8 घंटे की लिमिट को तोड़ोगे, 9 घंटे पढ़ोगे। तो जिंदगी में ईमानदार होना, साहसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बात नहीं बनती इसके बिना। अगला जो जवाब है, जो मैं कहता हूं कि मेरे ख्याल से कई दफा पूछा गया है और अमूमन मैंने लोगों को इस वाले प्रश्न को लेकर दुखी होते हुए देखा है। और दुखी क्या है जरा पहले ध्यान से सुनना, उसके बाद में नोट करना। कहते हैं साहब यह है, अब यहां एक शब्द लिखा है हमने प्रारंभिक। अब प्रारंभिक का मतलब हो गया है कि आप चाहो तो इसको 1 to 8 में इस वाले काम के लिए लागू कर सकते हो। क्या बात है? यह प्रारंभिक स्तर पर खोज की प्रमुख विधि है। इसका मतलब हुआ कि जो छोटी कक्षाएं हैं हमारी, हम यदि चाहते हैं कि बालकों में खोज करने की क्षमता विकसित हो, तो वहां आप कौन सी विधि काम में ले सकते हो? तो जवाब है आगमन विधि। अब आपने कहा सर इसमें खोज कहां पर हुई? अरे खोज हुई तो थी, बालक को नियम मालूम नहीं थे, बालक ने क्या किया है? नियमों की खोज की है। बालक को निष्कर्ष मालूम नहीं थे, बालक ने क्या निकाले थे? निष्कर्ष निकाले थे। इसलिए यह खोज करने की बड़ी अच्छी विधि है। ये आपने जवाब दिया, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, तो आप भी यहां पर इंपॉर्टेंट ही मेंशन करेंगे कि साहब यह प्रारंभिक स्तर पर खोज की प्रमुख विधि है, बच्चों में खोज करने की आदतों का विकास करती है। शायद लिख लिया आप लोगों ने, ये नहीं लिखा है? लिख लिया है? जल्दी से एक बार लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। और क्या लिखा हम लोगों ने? यह प्रारंभिक स्तर पर खोज की प्रमुख विधि है। खोज शब्द को चाहो तो अंडरलाइन कर देना, क्योंकि एग्जाम में आने लायक प्रश्न है ये कि सब कौन सी जो विधि है वो खोज की प्रमुख विधि है। तो आपने जवाब दिया कि आगमन विधि आपका जवाब रहेगा। नहीं है, बड़ा वो कहते हैं लेकिन वो है नहीं, वो है ना, गाइडों में लिख दिया गया है कि भाई अरस्तु को माना जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी लिखा गया भाई आप लोगों ने। उसका कारण है, मैंने तो पिछले अभी कुछ दिनों में पढ़ा मैंने, हमारा जितना भी साहित्य लिखा गया है, जितना भी साहित्य लिखा है, अब मर्जी है जिसको पढ़ लेना, उसमें सब साहित्यों का प्रारंभ उदाहरण से हुआ है। सब में आप प्राचीन हमारे जितने भी साहित्य हैं उसमें जगह जगह पर क्या लिखे हैं? दृष्टांत। जगह जगह पर क्या लिखे हुए? उद्धरण। इसका मतलब है हमारे यहां तो उदाहरणों के माध्यम से अनादिकाल से सिखाना प्रारंभ कर दिया है।
ये प्लेटो, ये अरस्तु तो बहुत बाद में आए हैं, इसलिए इसका जनक नहीं माना जाता है। गाइड वाले लिख देते कि भाई अरस्तु को माना जाता है, लेकिन बिल्कुल सही नहीं है। लास्ट जो इसमें गुण रहेगा जरा ध्यान रखना, कहते हैं कि साहब यह विधि बालकों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति, यह विधि बालकों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करती है, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करती है। मेरी क्लास में कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आए, कृपया करके बिंदास होकर पूछ लेना, क्योंकि उसका कारण है एक शब्द आपकी समझ में नहीं आया, दुर्घटना हो जाती है। प्रश्न आपको आते हैं, बस प्रश्न की शब्दावली, वोकेबलरी समझ में नहीं आती है। ये वैज्ञानिक जो अभिवृत्ति शब्द है, इसका मतलब है कि आपका जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड कैसा बना देती है ये, तो जवाब दिया है साइंटिफिक बना देती है। इसका मतलब होता है आपका नजरिया, इसका मतलब होती है आपकी सोच। ये विधि आपकी सोच को कैसी बनाती है? वैज्ञानिक। कैसे बना वैज्ञानिक? पहले निरीक्षण किया है। अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि जिसको भी देखते हैं तुरंत उसको देखते ही किसी ना किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, लेकिन निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें क्या करना जरूरी है? सामान्यीकरण। यहां पर हम लोग क्या करते हैं लाइफ में, तुरंत देखते ही निरीक्षण। हमारे आरएस बैच की कुछ लड़कियां थी, वो यहां से क्लास को छोड़ने के बाद में निकल रही थी, भाई मैं भी जा रहा था, मेन रोड पर पहुंचे। ये उस समय की बात है जब मार्च का लास्ट महीना चल रहा था। उस समय पर ट्रैफिक पुलिस वाले ज्यादा घूमते थे ना भाई, खड़े व्हीकलों के भी चालान काटते थे। तो हमारी गाड़ी क्या कई बार दाएं बाएं हम खड़ी करते थे, तो इधर से कोई लड़के लड़की जा रहे थे बाइक पर बैठकर। लड़की ने कोई शॉर्ट टाइप के कपड़े पहने थे। अब वो जो लड़कियां थी, पता है उनको देखते क्या कह रही है? ऐसी ही होएगी। क्या बोला था? ऐसी नहीं, ऐसी होगी नहीं, ऐसी होएगी। तो मैंने उसको वहीं पकड़ लिया। मैं कहा भाई ऐसी कई क्या मतलब, क्या हुआ? अब वो तुरंत बौखला गई, बोला अब क्या जवाब दे, ऐसे ही होएगी। इसका मतलब हुआ आप और हम हमारे जीवन में किसी भी घटना को देखते ही तुरंत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है हमारा जो एटीट्यूड है वो अभी वैज्ञानिक नहीं बना है। होना क्या चाहिए? पहले निरीक्षण करिए, निरीक्षण के बाद में सामान्यीकरण करिए, और सामान्यीकरण करने के बाद में ही कहां पर पहुंचना होता है? निष्कर्ष पर पहुंचना है। यह विधि इस काम को करती है। इसलिए आपने कहा कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास ये विधि करती है। अब आपने कहा कि सर गुण तो आपने बता दिए, इसके अवगुण बताइए। अवगुण में कुछ अवगुण ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपने जवाब दिया कि सर कौन से अवगुण हैं। तो मैं एक बार फिर दोबारा कहूंगा कि यदि विधि आप लोगों ने ईमानदारी से पढ़ी है तो इनके जो प्रश्न हैं इनको आप कभी जवाब गलत दे ही नहीं सकते। गुण ईमानदारी से पढ़ लेना, अवगुण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला जवाब है मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। दूसरा जवाब है कि भाई उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। तीसरा जवाब लिखा है कि भाई बच्चों को ये सब क्रियाएं करने के अवसर मिलते हैं, इसलिए आत्मविश्वास आता है। अगला जवाब है बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है, खोज करने की विधि है, और आपने जवाब दिया वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। अब यहीं से आपके अवगुण स्टार्ट होंगे। भाई जो विधि छोटी कक्षा के लिए उपयोगी है वो बड़ी कक्षा में काम नहीं आती है, और जो विधि बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी है वो कभी छोटी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं होती है। तो अवगुण पहला जो है वो हो गया कि साहब यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि नहीं है। यह आपका पहला जवाब है। यह उच्च कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की उपयोगी विधि नहीं है। यह आपका पहला जवाब है। तो पहला जवाब हमें ध्यान रखना है कि भाई यह उच्च कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की उपयोगी विधि है। यह फर्स्ट जवाब है। दूसरा जवाब रहेगा जो कि इंपॉर्टेंट भी है काफी, और इसका जवाब मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे। मैं लिख रहा हूं इसका अवगुण, एक्सप्लेन आप करोगे इसे।
कहते साहब इस विधि की प्रक्रिया लंबी है, इस विधि की प्रक्रिया लंबी होती है, इसलिए सीखने का कार्य तुलनात्मक रूप से धीमी गति से चलता है, इसलिए पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण कराने की दृष्टि से उपयोगी विधि नहीं है। 3 बातें इसमें लिखी है। मैं चाहूंगा कि कोई भी 2 बात है उनको आप पकड़ना है। इसमें जो लिखा है कि सर कौन सी बातें हैं जिसमें आपने कहा कि भाई विधि की प्रक्रिया लंबी होती है, कैसे होती है, पहला जवाब है। दूसरा जवाब है कि भाई सीखने का कार्य तुलनात्मक रूप से धीमी गति से चलता है। तो यहां पर जो शब्द आया है आपका तुलनात्मक, इस तुलनात्मक का अर्थ क्या रहेगा। और थर्ड जवाब दिया है, वो तो ठीक है पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण नहीं कराती है, वो तो ठीक है, लेकिन 2 जवाब बड़े महत्वपूर्ण है ये कि विधि की प्रक्रिया लंबी है, लेकिन कैसे लंबी है। और दूसरा जवाब है तुलनात्मक रूप से बालक धीमी गति से सीखता है, लेकिन धीमी गति से कैसे। 2 जवाब आपको बताना है। पहला कि प्रक्रिया लंबी है, लेकिन कैसे, क्यों कहोगे आप कि विधि की प्रक्रिया लंबी होती है। हाँ जी, पहले उदाहरण प्रस्तुत करके फिर नियम निकालेंगे, इसलिए वेरी गुड। भाई साहब, निरीक्षण करने में बहुत समय लगता है, सीधी सी बात है, ये तो आप भी जानते हो। निरीक्षण करने में बहुत सारा समय लगता है और निरीक्षण करने के बाद में फिर सामान्यीकरण में समय लगता है और सामान्यीकरण करने के बाद में निष्कर्ष तक पहुंचने में बहुत सारा समय लगता है। तीनों क्रिया ऐसी है जिसमें समय ज्यादा लगेगा। इसलिए पहली बात तो बिल्कुल क्लियर है कि विधि की प्रक्रिया लंबी होती है, ठीक है। दूसरा जवाब है तुलनात्मक रूप से धीमी गति से चलता है सीखने का कार्य। यहां पर तुलनात्मक जो शब्द है ये किसके लिए यूज हुआ है। हाँ लक्ष्मी, आप बताइए। तो चुप क्यों हो गए थे धीरे से बोलने के बाद में, है ना। क्या विश्वास नहीं था या आपको लग रहा था कि सर ने सुना नहीं इसलिए, क्या कारण था दोनों में से। जवाब जब दोगे ना भाई, अपना जवाब जब तक सामने वाले के सामने नहीं पहुंच जाए तब तक अपने को चैन से बैठना नहीं है। यहां तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, मत चलना। यहां पर पहले स्कूल में नौकरी लगोगे तो हेडमास्टर के कान तक बात पहुंचानी पड़ेगी। हेडमास्टर के कान तक बात नहीं पहुंच रही है, काफी प्रयास किए, उसके बाद में आपको मेहनत करनी पड़ेगी पीईओ के कान तक पहुंचाने में। और पीईओ जिसको आप शॉर्ट में पीओ कहते हो, पीओ के कान तक बात नहीं पहुंचेगी तो जिसको सीबीईओ कहते हो, जिसको आप चाहो तो बीओ कह सकते हो, उसके कान तक बात पहुंचानी पड़ेगी। और वहां पर भी कान नहीं पहुंची तो सीडीईओ डीओ जिसको कह रहे हो वहां पहुंचानी पड़ेगी। और वहां पर भी बात नहीं बनी तो बात पहुंचानी पड़ेगी जेडी, है ना भाई। तो आप सोचो जरा, अभी से आवाज को धीमी रखोगे कैसे काम चलेगा। टीचर की आवाज कैसी होनी चाहिए, बुलंद होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। मैंने कहा है, जवाब ठीक है। आगमन की तुलना होती है निगमन के साथ और विश्लेषण की तुलना होती है संश्लेषण। क्यों? क्योंकि ये चारों विधियां आपस में एक दूसरे की विपरीत और पूरक विधि मानी जाती है। इसलिए जब जवाब दिया तुलनात्मक रूप से धीमी गति, इसका मतलब है इस विधि में सीखने का काम धीमा चलता है, लेकिन
निगमन विधि में सीखने का काम तेजी से चलता है, इसलिए शब्द क्या आ गया, तुलनात्मक रूप से धीमी। और आप तो जानते हो जब समय ज्यादा लगेगा तो आपका पाठ्यक्रम कभी समय पर पूरा नहीं हो सकता। तो तीनों अवगुण एक साथ है, प्रक्रिया लंबी है, सीखने का काम स्लो चलता है, और लास्ट जवाब दे दिया कि ये जो विधि है ये पाठ्यक्रम को भी समय पर पूरा नहीं कराती है। अगला जो अवगुण है, ध्यान से सुनना पहले और फिर जवाब देना। अवगुण कहता है भाई यह विधि शिक्षकों के लिए भी, यह विधि शिक्षकों के लिए भी कठिन होती है, शिक्षकों के लिए भी कठिन होती है। अब मुझे तो आप ही से पूछना है भाई क्यों होती है कठिन, क्या कारण है इसका कि यह विधि शिक्षकों के लिए कठिन होती है, क्यों, क्या कारण है। कठिन तो है ये, टीचरों के लिए मुश्किल मानी जाती है, लेकिन मुश्किल क्यों मानी जाती है, क्या कारण रहेगा इसके पीछे, क्यों क्यों रहता है मुश्किल, कोई कारण है क्या। हाँ जी दोस्त, क्या जवाब दिया था। अरे वाह यार, वेरी गुड दोस्त, मजा आ गया है ना। जब तक जवाब ना पहुंच जाए तब तक चैन से बैठने वाला नहीं हो। वेरी गुड, मजा आ गया। सुना आप लोगों ने क्या जवाब दिया था, नहीं जवाब दिया। उदाहरणों का अभाव होता है, उदाहरणों की कमी होती है। तो पहला जवाब है कि यह विधि शिक्षकों के लिए कठिन होती है। क्यों कठिन होती है, क्योंकि विधि की पुस्तकों का अभाव होता है। यूं कह सकते हो इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए हमारे टीचरों को उदाहरणों का चयन करने में कठिनाई होती है। एक लाइन आया था कि इस विधि पर आधारित पुस्तकों का अभाव होता है, तो प्रश्न बनता है यहां से फिर कौन सी वह विधि है जिस पर आधारित पुस्तकें उपलब्ध होगी। तो आपका जवाब रहेगा निगमन विधि। क्या जवाब रहेगा, निगमन विधि। आपकी जो किताबें लिखी जाती है इनकी रचना कौन सी विधि पर आधारित होती है, निगमन विधि पर आधारित होती है। उसका कारण है क्योंकि जितनी भी मैथ की किताबें होती है और जितनी भी आपकी ग्रामर की किताबें होती है, आपको याद होगा उसमें पहले देते हैं नियम और नियम के बाद में उदाहरण। कभी भी चेक करना, पहले नियम और नियम पर आधारित उदाहरण। इसलिए किताबें लिखी जाती है निगमन विधि के अनुरूप, आगमन के अनुरूप नहीं लिखी जाती है। इसलिए इस विधि का प्रयोग करना हमारे टीचरों के लिए कठिन माना जाता है। तो मैंने लिखा कि यह विधि शिक्षकों के लिए कठिन होती है क्योंकि विधि पर आधारित, क्योंकि विधि पर आधारित पुस्तकों का अभाव होता है, इसलिए उदाहरणों के चयन में, इसलिए उदाहरणों के चयन में कठिनाई आती है। इसलिए उदाहरणों के चयन में कठिनाई आती है। अब ऐसा नहीं है कि भाई केवल गुण ही गुण है इसमें, हर किसी में अवगुण भी होते हैं, इस विधि में भी अवगुण है। इसमें एक जो अवगुण है वो बड़ा थोड़ा अजीब सा है, मैं लिख देता हूं पहले और आप उसको चेक करना कि यार ऐसा क्यों लिखा है सर ने। तो हमने लिखा कि साहब यह विधि कमजोर, अब चाहे तो हम पिछड़े लिख सकते हैं या फिर हम मंदबुद्धि भी लिख सकते हैं। तो दोनों जवाब हमने लिख दिए हैं कि यह विधि कमजोर मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। भाई क्यों नहीं है उपयोगी, क्या बताओगे कोई। हाँ जी,
100% उनका जो IQ लेवल है वो कम होता है, और जिस बच्चे का IQ लेवल कम होगा वो निरीक्षण नहीं कर पाएगा, वो विभेदीकरण नहीं कर पाएगा, वो अंतर नहीं कर पाएगा, वो निष्कर्ष नहीं निकाल पाएगा। इसलिए जो बच्चे कमजोर है, मंदबुद्धि है, उनके लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन यदि कोई बालक है और वो प्रतिभाशाली बालक है तो याद रखना पड़ेगा कि भाई जो प्रतिभाशाली बालक होंगे उन बालकों के लिए उपयोगी विधि होगी, तो ये गुण बन जाएगा इसका, प्रतिभाशाली बालकों के लिए तो उपयोगी हो जाएगी, लेकिन कमजोर बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। ये आपने जवाब दे दिया है। तो कमजोर और मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है, लेकिन कौन से बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है? कमजोर और जो मंद बुद्धि बच्चे हैं उनके लिए यह विधि उपयोगी विधि नहीं है। और लास्ट जो जवाब है वो केवल यही है, केवल मानसिक विकास करती है, अन्य क्षमताओं का विकास ये विधि नहीं करती है। क्यों? क्योंकि विधि में बच्चा केवल कौन से काम कर रहा है? केवल मानसिक काम कर रहा है, और काम करने का अवसर बच्चों को मिलता ही नहीं है। तो मैंने जवाब दिया है कि साहब यह विधि केवल मानसिक शक्तियों के विकास के लिए, मानसिक शक्तियों के विकास के लिए उपयोगी विधि है। यह विधि केवल मानसिक शक्तियों के विकास के लिए उपयोगी विधि है, मतलब और जो क्षमताएं हैं उनका ये विधि विकास करती ही नहीं है। कौन सी विधि है? तो जवाब दिया आप लोगों ने आगमन। मैंने कहा था बड़ी विधि है। इसका सबसे पहले आपने देखा कि भाई इसका परिचय क्या कहता है, फिर आपने पढ़ा कि इसकी प्रक्रिया कौन सी होती है, फिर आपने पढ़ा कि इसके तत्व वगैरह कौन से होते हैं, फिर आपने पढ़ा सूत्र कौन से होते हैं, फिर पढ़ा कि इसके प्रकार कौन से होते हैं, और लास्ट में पढ़ा इसके गुण, और गुण के बाद में अवगुण। ये एक विधि है आगमन विधि। इसके बाद में दूसरी विधि आती है निगमन विधि। बड़ी कमाल की विधि है, आप कह सकते हो बड़ी सोहनी विधि है। और क्या है ऐसा कमाल का इसमें, वो तो आप देख ही लोगे अभी। विधि का नाम है निगमन विधि। और ये जो निगमन विधि है, इस विधि को स्टार्ट करने से पहले एक बात जरूर बताना चाहूँगा। हमारे कई साथी क्लास में बैठे हैं, कई बार पूछते हैं, अलग अलग जगह पर पूछ लेते हैं, बाहर मिल जाते हैं, कई बार रास्ते पर भी मिलते हैं, कभी फ्री के मूड में भी मिल जाते हैं, खाली होते हो आप लोग भी। एक ही बात पूछते हो, सर पढ़ाई कैसे करें, नौकरी कैसे लगे, कम समय में अच्छा कैसे पढ़े। तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ आप सभी से। कहते हैं कि साहब जब आप पढ़ाई करते हो, क्योंकि काम मिला है पढ़ाई करने का, तो इस पढ़ाई को करते समय आपकी सोच कैसी रहती है ये बहुत निर्णायक साबित होती है। मैंने एक घटना पढ़ी थी कहीं पर, और उस घटना में ये था कि भाई कोई एक राज्य था, और उस राज्य का एक नियम था कि वहाँ का जो राजा होता था वो स्थायी नहीं होता था। हर 5 साल के बाद में वहाँ का जो राजा था वो बदल जाता था। किसी भी व्यक्ति को राजा बना दिया, 5 साल के लिए बना दिया, उसको हटा दिया, फिर 5 साल के लिए राजा बनाया, फिर उसको हटा दिया। लेकिन उस जगह का नियम बड़ा गंदा था कि जिस व्यक्ति को राजा बनाया, उस व्यक्ति को राजा बनने के बाद में जब 5 साल पूरे होते तो उसको पास वाले जंगल में छोड़ दिया जाता। जंगल बड़ा डरावना था, घना जंगल था, बड़े पशु पंक्षी रहते थे, और जिस व्यक्ति को छोड़ के आते उस व्यक्ति को जंगली जानवर खा जाते। लेकिन जिस भी व्यक्ति को राजा बनाते वो राजा बनते ही सारी बात भूल जाता था कि 5 साल के बाद में मेरे साथ क्या होने वाला है। कहते कि 4, 4.5, 5 साल तक वो बड़ा मजे में रहकर राज्य करता, लेकिन जब उसका अंतिम समय आता बाहर छोड़ने का, तब वो रोता चिल्लाता, परेशान होता, लेकिन कुछ होता नहीं। कहते कि एक दिन एक व्यक्ति को राजा बनाया, मैं कंप्लीटली कहूँगा मेरे जैसा था, क्योंकि अब मैं नौकरी नहीं कर रहा इसलिए, मुझे नहीं करनी इसलिए, आपको इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैं आपका जैसा कह दूंगा तो फिर आप पढ़ाई ज़्यादा नहीं करोगे, इसलिए तो मैं चाहता हूँ मेरे जैसा था। मुझे राजा बनाया,
अब राजा बनाने के बाद में मुझे तो हर दिन एक ही बात याद आती थी कि राजा तो बना दिया, लेकिन अपना टिकट कटने वाला है कितने साल के बाद में, 5 साल के बाद में, उस जंगल में छोड़ने वाले हैं। अब साहब हुआ क्या कि मैं जब भी मुझे टाइम मिलता मैं पास वाले जंगल में जाता और वहां के जंगल के जो पेड़ पौधे थे उनको धीरे धीरे काटना स्टार्ट करवा दिया। कहते कि रोज 2-5-10 पेड़ कटवाता, रोज 2-5-10 पेड़ कटवाता। अब जैसे जैसे जगह होती गई तो वहां पर छोटी छोटी बस्तियां बसाना स्टार्ट कर दिया। आज एक घर बनवा दिया, कल दूसरा घर बनवा दिया। राजा था ना भाई, करवा सकता है इस काम को। जब राजा टॉयलेट बनवा सकता है, मालूम है ना आप लोगों को, जब राजा जो है वो और कई सारी चीजें बनवा सकता है तो राजा देखो घर भी बनवा सकता है, आपको मालूम है इस बात का। तो मैं रोज वहां पर एक दो घर बसवाना स्टार्ट कर दिया, लोगों को वहां पर रहना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे सुविधाएं देना स्टार्ट कर दिया। कच्ची पक्की सड़कें बनवा दी, छोटी मोटी पानी की व्यवस्था करवा दिया, छोटे छोटे डॉक्टर अस्पताल इस तरह की व्यवस्था करवा दी। अब कहते हैं कि साहब इस काम में कब वो 5 साल निकल गए मालूम ही नहीं चला। अब नियम तो पक्का था, 5 साल होते ही टिकट काटना था। अब सब 5 साल होते ही मुझे भी कहां पर छोड़ दिया, जंगल में जाकर छोड़ दिया। लेकिन आपको मालूम है कि उस जंगल में अब मेरे मंगल होना तो तय था, क्योंकि अब वहां पर जंगली जानवर नहीं थे, वहां बस्तियां बस चुकी थी। और चूंकि जब बसाई हुई बस्ती में जब राजा पहुंचेगा तो सम्मान होगा या नहीं होगा, 100% सम्मान होगा, खुशियां भी मिलेगी, यश भी मिलेगा, कीर्ति भी मिलेगा। ठीक उसी तरह से आप पर भी ये बात लागू होती है। और बात कैसे लागू होती है कि यदि आप मेहनत करोगे, अच्छी सोच के साथ मेहनत करोगे, ईमानदार बनोगे और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप साहसी बनोगे, तो ये तो तय है कि कम समय में आप वो रिजल्ट हासिल कर सकते हो जिसको लोग बड़ी लंबी अवधि में भी पूरा नहीं कर पाते। इसलिए जीवन का एक ही सत्य है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। तो जब कल भी मेहनत करनी है, आज भी मेहनत करनी है, तो मेहनत कब कर लेनी चाहिए, आज ही कर लेनी चाहिए। किसान पूरे जीवन मेहनत करता है, मजदूर पूरे जीवन मेहनत करता है, और एक मात्र पढ़ने वाला ऐसा होता है जिसको 2-4 साल मेहनत करने की जरूरत होती है और उसके बाद में पूरी जिंदगी भर आराम करने की जरूरत पड़ती है। तो फैसला आपके हाथ में है कि 2-1 साल का कष्ट या फिर जीवन भर का मजदूरी, ये अपने पर तय करेगा। निगमन जो विधि है फिक्स है, प्रश्न आता है इससे। पढ़ना क्या है इसके बारे में, तो सबसे पहले जरूरी है इसका परिचय पढ़ना जरूरी है, आप लोगों को अभी क्लियर करवा दूंगा। दूसरा पढ़ना जरूरी है कि इस विधि के भी कुछ सूत्र वगैरह होते हैं, ये सूत्र हम लोगों को पढ़ने हैं। इस सूत्र को पढ़ने के बाद में कहते हैं कि भाई यही वो विधि होती है जिसके अपने प्रकार भी होते हैं। तो ये प्रकार भी हम लोगों को पढ़ने हैं कि इसके प्रकार कितने होते हैं। प्रकार पढ़ने के बाद में आपने कहा कि इसके गुण भी होते हैं और गुण के अलावा अवगुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। ये इस विधि का पैटर्न है जो आप लोगों को पढ़ना है। यहां से आज तक जो प्रश्न है, ये वाला जो प्रश्न है प्रकार वाला, ये आपके 3rd ग्रेड में भी आया हुआ है, ये आपका रीट में भी आया हुआ है। बड़ा कमाल का प्रश्न है ये, अभी आपके सामने आएगा। तो प्रकार वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सूत्र हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एक सूत्र आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये जो सूत्र है ये कौन सी विधि का है, या डायरेक्टली पूछ लेगा निम्न में से कौन सा निगमन विधि का सूत्र नहीं है। अब कहते हैं कि साहब पढ़ेंगे कैसे इस विधि को। बड़ा सिंपल तरीका है कि ऐसी विधि जिसको आगमन विधि की पूरक विधि माना जाता है, एक ऐसी विधि जिसको आगमन विधि की विपरीत विधि माना जाता है, एक ऐसी विधि जिसका प्रयोग हम आगमन के पश्चात करते हैं या आगमन के साथ करते हैं या आगमन के स्थान पर करते हैं, उस विधि को कहा जाता है निगमन विधि। तो 3 नाम आपके सामने है। पहला है कि साहब ये तो आगमन की पूरक विधि है, ये आपका पहला जवाब है, आया हुआ प्रश्न है, आगमन की पूरक विधि है। दूसरा जवाब है आगमन की विपरीत विधि है। और तीसरा जवाब है कि साहब या तो कह सकते हो कि आगमन के पश्चात यूज होता है इस विधि का, ऐसा आप कह सकते हो। और आप ऐसा नहीं कहना चाहो तो आप ये भी कह सकते हो कि साहब आगमन के स्थान पर
जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं उस विधि को क्या नाम दे दिया है आपने? निगमन विधि। आपने कहा सर पूरक क्यों कहा आप लोगों ने, क्या कारण है इसका? क्यों कहा आपने विपरीत? क्योंकि जिस काम को आगमन करती है उसी काम को अलग तरीके से निगमन विधि करती है। आपने कहा कैसे? कहते साहब जो आगमन विधि है वो कहती है कि टीचर सबसे पहले उदाहरण रखता है और उदाहरण रखने के बाद में बच्चा नियमों की खोज करता है। लेकिन जो निगमन विधि है इसमें टीचर सबसे पहले नियम बताता है और नियम बताने के बाद में बच्चा क्या करता है? उदाहरणों के माध्यम से उस नियम की जांच करता है। इसलिए इस विधि को आगमन विधि की विपरीत विधि मानी जाती है। पूरक क्यों कहा गया है? क्योंकि आगमन के स्थान पर आप निगमन का प्रयोग कर सकते हो और निगमन के स्थान पर आप आगमन का प्रयोग कर सकते हो। इसलिए इन दोनों विधियों को एक दूसरे की विपरीत और एक दूसरे की पूरक विधि कहा जाता है। तो प्रश्न जो है वो कैसे बनेगा कि वह विधि कौन सी है जिसमें टीचर विषय वस्तु को विभिन्न नियमों के माध्यम से, विभिन्न सूत्रों के माध्यम से या विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो आपका जवाब रहेगा निगमन विधि। वह कौन सी विधि है जिसमें टीचर सर्वप्रथम बालकों को नियमों का ज्ञान कराता है, उसके पश्चात बालक विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उन नियमों का सत्यापन करता है। तो विधि कौन सी रहेगी? तो जवाब है आपका निगमन विधि। आपने कहा सर कोई तरीका है इसका? है तो सही भाई, आपके तो एक फॉर्मूला चलता है ना, ये वाला चलता है नहीं चलता? ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर और फिर आगे, हाँ जी, अच्छा प्लस लगाऊं या बराबर लिखूं? अरे वाह भाई वाह, क्या कर दूं? ऐसे कर दूं? ऐसे कर दूं क्या? ऐसे ही करूं क्या? अरे वाह, वेरी गुड। तो ये क्या है दरअसल में? ये क्या बताया आप लोगों ने? ये नियम बताया है बच्चों को। पहले नियम बताया आप लोगों ने। आप क्लास में टीचर को पढ़ा रहे हो या टीचर आपको पढ़ा रहा है, बात एक ही है। और आपने क्या जवाब दिया कि भाई हमें साधारण ब्याज निकालना है और ब्याज निकालने के लिए आपने बच्चों को बताया कि देखो भाई मूलधन पता होना चाहिए, फिर क्या जरूरी है? दर मालूम होना चाहिए, समय भी मालूम होना चाहिए और उसके बाद में क्या कर देना चाहिए? ये कर देना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, ये सूत्र आपने बच्चों को बताया और सूत्र बताने के बाद में अब भले ही आप चाहे बच्चों को उदाहरण दे दो और चाहे उदाहरण नहीं देना चाहो, तो उदाहरण बच्चा किताब से खोज लेगा और क्या कहेगा? कहता है साहब 5,000 रुपए आपने कहा, ये आपने कहा है का 2% की दर से, और क्या दे दिया? चलो 2 ही वर्ष काफी है, 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है उस साधारण ब्याज को ज्ञात करिए। अब आप बताइए मेरे भाई, ये जो प्रश्न है आपका, यहां पर कौन सी विधि काम में आ रही है? तो जवाब है आपका निगमन विधि। तो आपने इसका उदाहरण भी देख लिया है कि विधि का प्रयोग कैसे होता है। पहला जवाब है वह विधि जिसमें टीचर सबसे पहले बच्चों को उदाहरण या नियम या सिद्धांत या सूत्र बताता है और बालक उदाहरणों के माध्यम से उन नियमों का सत्यापन करता है। उस विधि को कहा जाता है निगमन विधि। दूसरा जवाब है ये सब चीजें इसके बारे में महत्वपूर्ण है। तो पहले हेडिंग बनाइएगा निगमन विधि, उसके बाद में लिखिएगा निगमन का परिचय। पहला है निगमन विधि और उसमें लिखेंगे निगमन विधि का परिचय। सबसे पहले लिखेंगे निगमन विधि। पहला जवाब है निगमन विधि में शिक्षक सर्वप्रथम अपनी विषय सामग्री को विभिन्न
विषय सामग्री को विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों, नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। सूत्रों को या सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इसी बात को हम यूं कह सकते हैं कि शिक्षक सर्वप्रथम नियमों का ज्ञान बालकों को कराता है। नियमों का ज्ञान बालकों को कराता है। तत्पश्चात बालक विभिन्न उदाहरणों के आधार पर नियमों का सत्यापन करता है। पढ़ लिया शायद आप लोगों ने। पढ़ा, चले आगे। जितना भी आप कॉपी में लिख रहे हो, एक बात क्लियर कर देता हूं, वैसे मैं कई बार बोल चुका आप लोगों को, आज फिर दोबारा एक बार केवल याद दिला रहा हूं। जितना भी कॉपी में लिख रहे हो, कंपैरेटिवली किसी से भी तुलना करोगे, ओवरऑल मेरे पढ़ाए हुए में 2-4 पेज कम मिलेंगे आप लोगों को। किसी से भी मिलाकर देखोगे, लेकिन उसी समय पर एक चीज और मिलाकर देखोगे तो हमारी कॉपी के आगे किसी का कॉपी भारी नहीं पड़ेगा। वो बात ये है, मैंने आपकी कॉपी में टू द पॉइंट लिखवाया है। सिंगल शब्द फालतू नहीं निकाल सकता आप में से कोई भी। कॉपी कंप्लीट हो जाए, कोर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में भी आप पूरी कॉपी को लाकर मेरे सामने रख देना कि सर इसमें 5 लाइन आपने फालतू लिखवा दी। यही कारण है मेरी हर लाइन में, आप पढ़ लेना, आज पढ़ लेना, अभी पढ़ लेना, घर जाकर पढ़ लेना, मेरी हर लाइन में आपको प्रश्न मिलेंगे और हर लाइन में उत्तर मिलेंगे। इसका मतलब है एक बार पढ़कर समझने की भूल मत करना। जब तक कॉपी को 2-3 बार रिवाइज नहीं करोगे तब तक कॉपी की सारी बातें दिमाग में नहीं आने वाली है। और जब कॉपी की सारी बातें दिमाग में सेट हो जाए तब मान के चलना आपको कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी आप समझदार हो, मुझे पता है, मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, तो ऐसी गलतियां हरगिज नहीं करोगे। नेक्स्ट लाइन में हम लिखने वाले हैं और उसमें लिखेंगे कि साहब निगमन विधि को आगमन के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं तथा इसकी प्रक्रिया भी आगमन से भिन्न होती है। इसलिए निगमन को आगमन की विपरीत
एवं पूरक विधि भी माना जाता है। पूरक विधि भी माना जाता है। ये देखिए आपका जवाब हो गया है कि साहब निगमन विधि को आगमन के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं और इसकी प्रक्रिया भी भिन्न होती है, इसलिए हमने जवाब दे दिया है। और वो जवाब क्या रहेगा? निगमन को आगमन की विपरीत एवं पूरक विधि माना जाता है, ये आपका जवाब रहेगा। ये शायद आपने लिख लिया आप लोगों ने। ये आगे चले फिर। अभी ये वो बातें हैं जो कॉमन सी बातें थी जो मैंने अभी बोली है, उन्हीं बातों को आपने लिखा है। लेकिन इस विधि के बारे में जो असली कहानी है वो अब स्टार्ट होती है। तो आपने कहा ठीक है सर, ये तो पढ़ी हुई बातें हैं, बोली हुई जो बातें थी उनको आपने लिखवा दिया है। अब ऐसी कौन सी बात है जो अभी स्टार्ट होगी? तो ध्यान रखना, जिस तरह से आगमन विधि होती है उसी तरह से आपकी निगमन विधि है, और इस निगमन विधि के भी पद होते हैं। और जो निगमन विधि के पद है, निगमन विधि की जो प्रक्रिया होती है, इसमें आप सभी को मालूम है, कॉपी में लिखा भी है आप लोगों ने, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, नियम से या सिद्धांतों से या सूत्रों से परिचय कराने का काम करते हैं। तो पहला जो पद है उसमें आपने लिखा है नियम। सिद्धांत भी आप लिख सकते हो, और सिद्धांत के साथ में आप दूसरा भी जवाब लिख सकते हो, वो रहेगा आपका सूत्रों का ज्ञान। ये रहेगा पहला जवाब रहेगा कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, नियम या सिद्धांत बच्चों को बताने चाहिए, ये आपका जवाब रहेगा। अब इसके बाद में जब आपने नियम बच्चों को बता दिए हैं, सिद्धांत आपने बच्चों को बता दिए हैं, सूत्र आपने बच्चों को बता दिए, तो बच्चा चुप नहीं बैठेगा। अब बच्चा क्या करेगा? काम करेगा। और बच्चा काम क्या करेगा कि जो नियम आपने बताए हैं उन नियमों के बारे में बच्चा जानकारी एकत्रित करेगा, और उन जानकारियों को आपने क्या नाम दे दिया है? आंकड़ों का प्रयोग। ये हो गया है आपका आंकड़ों का प्रयोग, जिसके लिए दूसरा शब्द भी हम दे सकते हैं, एकत्रित करना। तो सबसे पहले आपने बच्चों को नियम बता दिए हैं, सिद्धांत बता दिए, सूत्र आपने बच्चों को बताए। उसके बाद में बच्चा क्या करेगा? उन नियमों के बारे में, बच्चा सूत्र के बारे में, सिद्धांत के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा। उसको क्या नाम दे दिया है? आंकड़ों का प्रयोग। अब जब बच्चे ने आंकड़े एकत्रित कर लिए, जानकारी एकत्रित कर लिए, अब बच्चा क्या करेगा? इसके बाद में बच्चा उदाहरणों का प्रयोग करेगा। ये आपने जवाब दे दिया है, उदाहरणों का प्रयोग बच्चा करेगा। जो आपने उदाहरण दिए, जैसे हमने अभी प्रश्न देखा था, सबसे पहले हमने ये बच्चा को नियम बता दिया है, सिद्धांत बता दिया है। नियम बताने के बाद में बच्चा क्या करेगा? आंकड़े एकत्रित करेगा। तो बच्चे ने आंकड़े इकट्ठे कर लिए कि भाई मूलधन कितना है, ब्याज कितना है, दर कितना है, समय कितना है। उसके बाद में बच्चा क्या करेगा? ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करेगा। अब जब उदाहरणों का बच्चा प्रयोग करेगा, जरूरी नहीं है कि आप उदाहरण का प्रयोग कहो, इस उदाहरण की जगह पर आप ये भी लिख सकते हो कि भाई जो नियम बच्चे को बताए हैं आपने, जो सिद्धांत आपने बच्चे को बताए हैं, जो सूत्र आपने बच्चे को बताए हैं, बच्चा क्या करेगा? नियम का प्रयोग करेगा। और जब बच्चा नियम का प्रयोग करेगा तो अब बच्चे को क्या करना जरूरी है? वो रहेगा उदाहरणों के द्वारा नियमों का सत्यापन करना। ये आपका जवाब रहेगा इस विधि का प्रयोग करने का। तो यदि कोई आपसे पूछेगा कि भाई इस विधि का प्रयोग कैसे करना है, प्लीज इसको अभी एक सेकंड के लिए आप मत लिखिए, क्योंकि आप कॉपी को देखोगे, इसलिए तो मैं नहीं चाहता कि आप कॉपी को देखो। फिलहाल कोई आपसे कहे कि निगमन विधि का प्रयोग कैसे किया जाएगा, एज ए टीचर आपका काम होगा कि आप सबसे पहले बच्चों को नियम या सिद्धांत या सूत्र बच्चों को बताए। उसके बाद में बच्चा क्या करेगा? आंकड़े एकत्रित करेगा। आंकड़े इकट्ठे करने के बाद में बच्चा नियम का प्रयोग करेगा, और नियम के प्रयोग के साथ में बच्चा विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के आधार पर अपने नियम की जांच करेगा। तो पहला जो स्टेप है वो कौन सा होना चाहिए? पहला स्टेप
आप चाहो तो नियमों का ज्ञान, सिद्धांतों का ज्ञान, सूत्रों का ज्ञान पहला स्टेप हो गया है। दूसरा स्टेप आंकड़ों को एकत्रित करना या प्रयोग करना दूसरा हो गया है। तीसरा कौन सा होगा? नियम का प्रयोग करना। और चौथा कौन सा हो गया? आपका जवाब है उदाहरण के आधार पर नियमों का सत्यापन। आप इतना भी कह सकते हो, सूत्र का ज्ञान, आंकड़े एकत्रित करना, नियम का प्रयोग और नियम का सत्यापन, ये भी आप जवाब दे सकते हो। लास्ट में है नियम का सत्यापन, उससे पहले है नियम का प्रयोग, उससे पहले है आंकड़ों को इकट्ठे करना और उससे पहले है नियम या सूत्र का ज्ञान। बस रटना कुछ भी नहीं है, सब चीजें दिमाग में रखना जरूरी है। सबसे पहला जो काम है वो रहेगा नियम या सिद्धांत या सूत्र का ज्ञान। उसके बाद में रहेगा जानकारी, कहिएगा मेरी तरफ से तो जानकारी एकत्रित करना। उसके बाद में रहेगा नियम का प्रयोग करना और लास्ट में रहेगा नियम की जांच करना या नियम का सत्यापन करना। नियम या सिद्धांत का ज्ञान, आंकड़ों का प्रयोग करना, एकत्रित करना, नियम का प्रयोग। अगला जवाब है उदाहरणों के द्वारा नियमों का सत्यापन करना। नियम या सिद्धांत या सूत्र का प्रयोग, आंकड़ों का प्रयोग करना, एकत्रित करना। अगला जवाब है नियम का प्रयोग और अगला जवाब है उदाहरणों के द्वारा नियमों का सत्यापन करना। हालचाल कैसे आप लोगों के? बढ़िया है। थोड़ा सा क्या था कि देखो, एक तो मेरे साथ कुछ इमोशनली बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए एक ही फ्लो में थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ मैं, और ऐसे हालात में पढ़ाना भी थोड़ा मुश्किल ही होता है। वैसे तो खैर आप समझ सकते हो, फिर भी क्योंकि आपकी तरफ से आपके हितों को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट की भी यही अपेक्षा थी कि भाई मैं ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं करूँ, आपको पढ़ाऊँ मैं। तो वैसे तो खैर इमोशनली बड़ा मुश्किल होता है, हंसना मुस्कुराना बड़ा टफ होता है ये, फिर भी उसके बावजूद भी मेरा प्रयास यही था कि पूरी एनर्जी के साथ में, बिना आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए हुए मैं आपको सिखाने का प्रयास करूं। उसके बावजूद भी कोई छोटी मोटी कमी रह जाए तो आप समझ जाना कि यार बड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं ये। कंटेंट वाइज तो कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं कभी क्लास में, हंसी नहीं करूं, मजाक नहीं करूं, एक ही पिच पर पढ़ाऊं तो समझ जाना कि यार सर के साथ प्रॉब्लम है अभी, इसलिए नहीं पढ़ा रहे थे। परसों क्या कि मैं जयपुर ऐसे ही आया था बिना किसी प्लानिंग के। मेरे फादर इन लॉ साहब एडमिट थे हॉस्पिटल में, यहीं पर CKS में, सिक्कर रोड पर। तो मुझे लगा कि यार उनसे भी एक बार मिलना चाहिए, उनकी भी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो मैं तो परसों इवनिंग में ऐसे ही आ गया था कि चलो एक बार मिल के आते हैं। परसों लेट थोड़ा पहुंचा घर पर, घर जगतपुरा में मेरा मालवीय नगर में घर है, तो वहाँ पहुंचने में भी टाइम लग गया था। फिर मेरा ये था कि चलो अभी नाइट हो गई है, अर्ली मॉर्निंग एक बार मिलने चलेंगे उनसे। इसका मतलब है कल मॉर्निंग में। तो कल मॉर्निंग में मैं मिलने गया उनसे, तो मैं आधे रास्ते में ही पहुंचा था, तब तक मालूम चला कि भाई उनकी तो डेथ हो गई है। तो जब मैं, मेरी क्लास थी कल आपसे 2 से 4 भी मेरी क्लास, 4 से 6 भी मेरी क्लास थी, 6 से 8 भी मेरी क्लास थी। तो देखिए हम लोग बेसिकली क्या इमोशनल लोग हैं, ये तो आप भी मानते हो, मैं भी इमोशनल हूँ, आप भी इमोशनल लोग हो, लेकिन उसके बावजूद मैं क्लास में आया, बड़ी हिम्मत करके अपने इमोशंस को कंट्रोल करके मैंने पढ़ाया भी था। कल की तुलना में आज थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, क्योंकि कल एक दिन पढ़ा दिया था इसलिए। लेकिन इन सब के बावजूद मेरे पढ़ाने में, मेरी एनर्जी में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं कर रहा हूँ। तो मैं ये सब क्यों बताया आप लोगों को, क्योंकि एक एक दिन और एक एक क्लास मेरे लिए हो सकता है उतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन इंपॉर्टेंट किसके लिए ज़्यादा है? आप लोगों के लिए। जब मैं एक दिन नहीं पढ़ाऊंगा कोई आफत नहीं आ जाएगी, मैं 10 दिन भी नहीं पढ़ाऊंगा मेरे लिए कोई आफत नहीं आएगी। लेकिन आपको ये बात मालूम है कि यदि आप एक दिन नहीं पढ़ोगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि सीख कहीं से भी मिले, वो सीखने का जो मौका है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और फिलहाल मैं केवल आपको एक ही सीख देना चाहता हूँ, और वो सीख ये है कि परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना आ जाए, आपको आपके लक्ष्य के साथ में कभी समझौता नहीं करना है। क्योंकि फाइनली ये दुनिया इस बात को नहीं मानती है कि आपकी परिस्थितियां कैसी रही है। ये जमाना केवल आपके रिजल्ट को देखता है, आपके परिणाम को देखता है, और परिणाम आपको हासिल करना है, उसके लिए फोकस करना पड़ेगा। इसलिए दिल से पढ़िए,
दिमाग से पढ़िए और बाकी जो प्रॉब्लम है उनको जाने दीजिएगा। मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि जिंदगी में तूफान बहुत सारे आते हैं, लेकिन हर तूफान आपका रास्ता रोकने नहीं आता है। जिंदगी में कुछ तूफान इसलिए भी आते हैं ताकि आपके रास्ते की जो कठिनाइयां हैं, रास्ते की जो गंदगियां हैं, वो साफ हो जाए। तो इसी आशावादिता के साथ में आप पढ़ना स्टार्ट करिएगा। आगमन विधि के समान हमने निगमन विधि के जो सोपान है उसके बारे में भी बात की है। पहला नियम का ज्ञान, आंकड़ों को एकत्रित करना, उसके बाद में नियम का प्रयोग, और लास्ट में है आपका नियमों का सत्यापन करना। अब कहते हैं साहब ये जो विधि है आपकी, जिसको आपने निगमन कहा है, इस निगमन विधि के भी सूत्र होते हैं, और जब इस विधि के सूत्रों के बारे में आप बात करोगे तो यदि आगमन आपके दिमाग में है तो ये कहीं पर भी याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगमन यदि दिमाग में नहीं है तो फिर हमें को परेशानी होगी, क्योंकि आपके सामने छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूं, आप खुद उनको अपने दिमाग में सेट करना। आप मुझे बताइए, विधि में सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले नियम बताते हैं, और बच्चा सबसे लास्ट में क्या करता है? उदाहरणों का प्रयोग करता है। तो जवाब हो गया ना भाई, नियम से उदाहरण हो गया है। अब आप मुझे बताइए, ये जो नियम है, मैंने कल भी बताया था कि नियम सामान्य होते हैं और उदाहरण विशिष्ट होते हैं। तो यहां जो सूत्र बनेगा आपका, वो क्या बनेगा? सामान्य बनेगा। तो ये हो गया है आपका सामान्य, और दूसरा हो गया है विशिष्ट आपका हो गया है। तो पहला है नियम, नियम से उदाहरण, दूसरा जवाब है सामान्य, सामान्य से हो जाएगा विशिष्ट। अब यदि 2 पॉइंट अपने को याद है, उसके बाद में तीसरे पॉइंट को याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। उसका कारण है क्योंकि नियम बताए जाते हैं, बच्चे को मालूम नहीं है। अब जब बताए जाएंगे तो कैसा हो गया है? अज्ञात हो गया है। उदाहरण बच्चे को पहले से मालूम होते हैं, इसलिए आपने जवाब दे दिया है ज्ञात। ये जो नियम जो रहते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि जो नियम है इनको देखा नहीं जाता, इनका आकार नहीं होता है, स्वरूप नहीं होता है, इसलिए ये बनते हैं आपके सूक्ष्म। और उदाहरण जो होते हैं इनकी एक शेप होती है, एक आकार होता है, इसलिए आपका जवाब स्थूल हो गया है। तो जवाब बनेगा सूक्ष्म से स्थूल, आपका जवाब बनेगा। चूंकि जो नियम है इनको देखा नहीं जा सकता है, इसलिए ये जवाब हो गया है आपका अमूर्त, और अमूर्त से किस तरफ हो जाएगा? ये जवाब है आपका मूर्त हो जाएगा। अब इसमें एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा यदि कोई प्रश्न यहां से पूछा गया है तो जवाब यही है, ये वाला, कि साहब सामान्य से विशिष्ट की ओर का शिक्षण सूत्र किस विधि पर आधारित है? तो आपका जवाब क्या रहेगा? वो आपका जवाब है निगमन विधि पर, क्योंकि निगमन और संश्लेषण कभी एक साथ नहीं मिलेगा। ध्यान रखना है ये बातें, क्योंकि एक साथ मिल जाएगा तो गलत जवाब हो जाएगा। तो इसलिए आपने जवाब दिया कि सामान्य से जो विशिष्ट है, ये कौन सा जवाब है आपका? तो जवाब है निगमन विधि का। उल्टा पूछेगा विशिष्ट से सामान्य, तो आपका आंसर क्या रहेगा? आगमन। तो नियम से उदाहरण कॉमन है, सबको याद रहता है, क्योंकि नियम सबसे पहले निगमन में ही बताते हैं। नियम सामान्य होते हैं, नियम अज्ञात होते हैं, अज्ञात चीजें देखी नहीं जा सकती, इसलिए सूक्ष्म भी होती है और अमूर्त भी होती है। ये जवाब आपने दिया है इस विधि के सूत्रों के बारे में। अब हमें मालूम है निगमन किसे कहते हैं, मालूम है निगमन विधि की प्रक्रिया कौन सी होती है, और यह भी मालूम है कि निगमन विधि के सूत्र कौन से होते हैं। अब यहां से सबसे शानदार, सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट बनता है इस विधि का, वो वही बनता है जो आगमन में भी पढ़ा है। आगमन के भी भेद होते हैं तो निगमन के भी भेद होते हैं। और ये जो प्रश्न है आपका कि निगमन विधि के कितने भेद होते हैं, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आगमन की तुलना में बहुत बार पूछा गया है कि निगमन विधि के भेद कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 2 ही भेद होते हैं। आगमन के भी 2 ही भेद है, तो निगमन के भी कितने भेद है? 2 ही भेद है। एक का नाम रहेगा सूत्र विधि, क्या रहेगा? सूत्र विधि, और दूसरे का नाम रहेगा पाठ्य पुस्तक विधि। तो आपसे पूछे कि ये जो निगमन विधि है, इसके भेद कितने होंगे, रूप कितने होंगे, प्रकार कितने होंगे,
तो आपका जवाब क्या रहेगा? 2। पहले का नाम जो रहेगा वो रहेगा सूत्र विधि और दूसरे का नाम रहेगा पाठ्य पुस्तक विधि। इसका मतलब है कि साहब निगमन के भी भेद है, और निगमन के जो भेद है, निगमन के जो प्रकार है, इनको आप लोगों ने 2 भागों में बांट दिया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक को कह दिया है सबसे पहले, और वो रहेगा आपका सूत्र विधि। पेपर यदि देखे होंगे तो 100% आपको मालूम होगा, सूत्र विधि वाला प्रश्न आपकी परीक्षाओं में कई दफा पूछा गया है। पाठ्य पुस्तक विधि, ये 2 विधियां हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। पहली विधि का नाम है पाठ्य पुस्तक विधि और दूसरी जो विधि है इसका नाम दिया है सूत्र विधि। सूत्र विधि इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर जो बातें बनेगी मैं आपको यहीं पर क्लियर करवाता हुआ चलता हूं। सबसे पहला बात है, जो प्रश्न भी पूछा गया है वो यही है कि जो सूत्र विधि है, ये तो हिंदी में भी पढ़ लिए होंगे आप लोगों ने, क्या जरूरी है इनको पढ़ना? व्याकरण में यूज होते हैं ये। कहां यूज होते हैं ये? व्याकरण में यूज होते हैं ये। इंग्लिश में भी काम आता है ये। और जो आपके लिए नहीं कह रहा हूं, जो रीट देते हैं उनके लिए रीट में भी आता है, संस्कृत में भी आता है ये। आपने तो संस्कृत लैंग्वेज होती नहीं है, आपने तो 2 ही लैंग्वेज होती है, हिंदी और इंग्लिश, तो दोनों में बनता है ये। कहते हैं साहब सूत्र जो विधि है इसमें पहला जवाब है, और वो रहेगा सूत्र विधि संस्कृत भाषा की देन है। संस्कृत भाषा की देन है। अब आप कहोगे सर क्यों है ये संस्कृत भाषा की देन? तो 2 जवाब इसके पीछे है। जवाब नंबर पहला, आपको मालूम है प्राचीन जो साहित्य है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये आप सभी को मालूम है। और संस्कृत भाषा में जितना भी साहित्य लिखा गया है वो कौन सी शैली में लिखा गया है? सूत्र शैली में लिखा गया है। सूत्र का मतलब है श्लोकों के माध्यम से। किसके माध्यम से? श्लोकों के माध्यम से। इसलिए पहला जवाब है सूत्र विधि संस्कृत भाषा की देन है। प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है ये कि सूत्र विधि किस भाषा की देन है, तो आपका जवाब रहेगा ये संस्कृत भाषा की देन मानी जाती है। हमारा दूसरा जवाब है, और उसमें रहेगा कि साहब यह नियमों के ज्ञान के लिए या नियमों के ज्ञान की प्राचीन विधि है। आपको तो अच्छे से ध्यान है, जब हमारे यहां आश्रम पद्धतियां चलती थी तो आश्रम में भी गुरुजी अपने बच्चों को जो नियम सिखाते थे वहां कौन सा काम में लेते थे? सूत्र। बच्चों को सूत्र दे रहे हैं, बच्चे को सूत्र बता दिया, बच्चा उसको बार बार में याद कर रहा है, तो तीसरा जवाब रहेगा कि साहब इस विधि में शिक्षक बालकों को अब एक ही नाम लिखा है, मैंने तो सूत्र लिखा है, आप चाहो तो नियम भी लिख सकते हो, बात एक ही है। मैंने तो केवल लिखा है कि बालकों को सूत्रों का ज्ञान कराता है। सूत्रों का ज्ञान कराता है जिनको बालक स्मरण करता है, जिनको बालक स्मरण करता है। इसमें पहले जो 2 है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। खैर पहली लाइन तो जबरदस्त प्रश्न आया हुआ है ये कि सूत्र विधि किस भाषा की देन है, तो आपका जवाब है भाई ये संस्कृत भाषा की देन है। ये तो कई बार पूछा गया है आपसे। और दूसरा जवाब है कि ये नियमों के ज्ञान कराने की प्राचीन विधि है, ये आपका जवाब है। तो एक तरफ तो हमने लिखा है वो है आपकी सूत्र विधि। अब कहते हैं कि सब पाठ्य पुस्तक विधि क्या है, तो आपको लिए दोबारा याद करा रहा हूं। पहले हमारे यहां पर हालचाल कैसे है भाई? ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे जबरदस्ती पीट पीट कर बिठा रखा हो, है ना? हालचाल सबके ठीक है ना भाई? तबीयत वगैरह ठीक है सभी की? चलिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जबरदस्ती कह रहे हो, कम आवाज आ रही है, इसका मतलब मामला गड़बड़ है फिर,
पक्का ना यार, ऐसा मत कहना भाई। देखो मैं मेरे प्रयास में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ। मेरे सब्जेक्ट क्या है कि ये थोड़ा सा ऐसा है कि मेरा कितना भी मन करे तभी मैं राजा रानी की बातें नहीं सुना सकता, क्योंकि जो है वही है। जबरदस्ती इसमें स्टोरी भी नहीं डाल सकता, जबरदस्ती शेरो शायरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुकबंदी हो तो वो भी काम करके दिखा दूं। दूर दूर तक, किलोमीटर किलोमीटर तक कोई वास्ता ही नहीं है इनके साथ में। मनोविज्ञान पढ़ाता तो भी आपको मालूम है कहीं ना कहीं इरोज की बात कर देता, थेनोटस की बात कर देता, ऑडिपस की बात कर देता, इलेक्ट्रा की बात कर देता, कहानियां सुना देता इन पर। लेकिन मेरे भाई इन पर तो कोई बात ही नहीं बनती है। इसलिए मुझे कई बार पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी लगता है यार कितना बोरियत सब्जेक्ट पढ़ाता हूं मैं। कई बार मन करता है कि छोड़ दूं इसको। हाँ जी, नहीं अब तो खैर पढ़ाई तो वैसे भी छूटने वाली है यार, अब मुश्किल हो गया पढ़ाना। अब तो ये है कि जब भी विदाई हो जाए तब सही है, पढ़ाएंगे तो सही। खैर ये तो खैर जायज़ बात है ये, क्योंकि आज भी इस सब्जेक्ट में बहुत बड़ा वैक्यूम है, आपको भी पता है ये। शिक्षण विधियाँ जो पढ़ाई जाती है, मैं तो खैर मजबूरी में पढ़ाता हूँ उनको, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम है इनमें। मेहनत इसलिए करता हूँ इनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको खुद अच्छे से मालूम है राजस्थान में आज भी इस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनकी संख्या थोड़ी सी कम है। बाकी सब्जेक्ट में आप देखोगे तो 10-10 टीचर, 20-20 टीचर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर एक वैक्यूम बना हुआ है, कम टीचर है, कम पढ़ाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ योग्य लोग कम है, ये नहीं कह रहा हूँ, पढ़ाना कम चाहते हैं। मैथ हर कोई पढ़ा देगा, इंग्लिश कोई पढ़ा देगा, आर्ट एंड कल्चर हर कोई पढ़ा देगा, मनोविज्ञान हर कोई पढ़ाना चाहेगा। लेकिन हमारी इस वाली सब्जेक्ट के साथ में लोगों ने क्या बना रखी है, दूरियां बना रखी है। अच्छी किताबें भी नहीं मिलती है, अच्छे नोट्स भी नहीं मिलते हैं, अच्छे टीचर भी कम मिलते हैं। इसलिए फिर क्या करूं साहब, मजबूरी में पढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन इस बात को भी जानता हूं कि हमारी तैयारी में, हमारी कामयाबी में बड़ा योगदान है इसका। ये बात फैक्ट है, ये बात उसका कारण है। क्योंकि मेरा यदि स्टार्टिंग वाली क्लास याद होगी आपको तो आज आपको पता होगा सेम टू सेम हिंदी में है, सेम टू सेम मैथ में है, सेम टू सेम विज्ञान में है और सेम टू सेम एसएस में है। इसका मतलब है 5 सब्जेक्टों में एक ही टॉपिक रिपीट हो रहा है। सिलेबस चेक कर लेना, मालूम चल जाएगा। मूल्यांकन 5 जगह पर लिखा हुआ है, निदान और उपचार 5 जगह पर लिखा हुआ है, सहायक सामग्री 5 जगह पर लिखी हुई है, शिक्षण विधियां 5 जगह पर लिखी हुई है और 5 में से 3 या 4 जगह पर लिखा हुआ है शिक्षण के उपागम। इसका मतलब है एक सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड को अच्छे से पढ़ लो, आपकी सभी सब्जेक्टों के टीचिंग मेथड लगभग 80% कंप्लीट हो जाते हैं एक सब्जेक्ट को पढ़ने से, केवल एक सब्जेक्ट को पढ़ने से। इसका मतलब है मामला इंपॉर्टेंट है। पहले सूत्र इसलिए काम आते थे क्योंकि पहले हमारे पास लिखित सामग्री नहीं होती थी, सारा का सारा ज्ञान मौखिक रूप से ही दिया जाता था। गुरुजी ने अपने गुरुजी से ज्ञान प्राप्त किया, मौखिक रूप से सुनकर गुरुजी ने वही ज्ञान मौखिक रूप से अपने स्टूडेंट को दे दिया, स्टूडेंट ने सुनकर उसको ग्रहण किया और आगे मौखिक रूप से दे दिया। इसलिए प्रारंभ में केवल कौन सी विधि काम चलती थी, सूत्र विधि काम में चलती थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे यहां पर प्रिंटिंग प्रेस आई, उससे पहले हम लोगों ने लिखना स्टार्ट किया और जब से हमने लिखना स्टार्ट कर दिया तब से किताबें हमारे सामने आ गई है, पांडुलिपियां हमारे सामने आ गई है, ग्रंथ हमारे सामने आ गए हैं। तो कहते कि पाठ्य पुस्तक विधि वह पुस्तक है जिसमें नियमों का उल्लेख होता है और बालक उन नियमों को किसके माध्यम से स्मरण करता है, तो जवाब है पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से। तो इसमें टीचर की जरूरत नहीं पड़ती है, बच्चा खुद नियमों को याद कर लेता है। किसकी सहायता से, किताबों की माध्यम से या पुस्तकों के माध्यम से। तो इसमें हमने एक लाइन लिखी है और वो एक लाइन क्या रहेगी कि साहब इस विधि में बालक नियमों को, इस विधि में बालक नियमों को पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से स्मरण करता है। तो ये दोनों जवाब हो गए हैं आपके सामने।
एक तरफ हो गया है सूत्र विधि, जिसमें टीचर बच्चों को नियम बताता है। दूसरी विधि है पाठ्य पुस्तक विधि, बालक नियमों को याद कर रहा है, किसके माध्यम से? किताबों के माध्यम से। तो आपको मालूम है दो इसके भेद होते हैं, दो इसके रूप होते हैं, एक है सूत्र विधि, दूसरा जवाब है पाठ्य पुस्तक विधि। आपको मालूम है इसके सूत्र कौन से होते हैं, आपको यह भी मालूम है इस विधि को या इस विधि के प्रक्रिया कौन सी होती है, यह भी मालूम है कि इसका परिचय क्या कहता है। अब हमें याद करना पड़ेगा कि भाई इस विधि के गुण कौन से हैं और इस विधि के अवगुण कौन से हैं। मैं गुण अवगुण के बारे में बात करूंगा। आपने ये लिख लिया है या नहीं लिखा है? लिख लिया इसके बारे में? आगे चले, पुराने पेपरों को निकालना स्टार्ट कर देना, बेटर रहेगा। अभी कितना टाइम है आपके कोर्स को कंप्लीट होने में? 1 महीना हुआ है। अच्छा, 1 महीना रह गया है। अब वक्त आ गया है कि आप लोगों को प्रश्न जो है, पुराने पेपर जो है, उनको निकालना स्टार्ट कर दो। उसका कारण है क्योंकि पुराने पेपरों को जब निकालोगे उनमें डाउट भी तो मिलेंगे आप लोगों को, और जब डाउट मिलेंगे, हाँ जी सॉरी, मेरा कोर्स कब पूरा हो जाएगा? आप जब आपने 1 महीने का नाम लिया तो इसका मतलब मैं तो 1 महीने से ज्यादा रुकूंगा ही नहीं आप लोगों को। क्यों 2 महीने में क्यों होगा? भाई एक सब्जेक्ट में टाइम लगेगा, पहली वाली में। पहली वाली जो सब्जेक्ट, जैसे मैथ आपने पढ़ने के लिए बोली है, तो टाइम किस में लगेगा? मैथ में लगेगा। उसका कारण है क्योंकि मूल्यांकन बार बार थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं, फिर आप लोगों को मूल्यांकन तो एक ही बार पढ़ाऊंगा। आप मुझे बताइए, सहायक सामग्री कंप्लीट इसी में करूंगा, मैथ वाली भी इसमें कर दूंगा, जनरल भी इसमें कर दूंगा। इसका मतलब मुझे सहायक सामग्री दोबारा पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा जवाब है, मुझे निदान उपचार पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यही पढ़ाऊंगा। अब आप बताओ इसके अलावा क्या बतेगा? विज्ञान में ये बताऊंगा विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की शिक्षण विधि कौन सी है। सामाजिक अध्ययन में केवल बताऊंगा सामाजिक अध्ययन किसे कहते हैं और सामाजिक अध्ययन की विधियां कौन कौन सी है। मूल्यांकन, निदान उपचार, सहायक सामग्री तो एक ही बार तो पढ़ोगे आप। तो ये सोच रहे होंगे गुरुजी का कोर्स पूरा कब तक होगा? बेटा इस समय को सोचकर दिमाग खराब मत करना, क्योंकि ये सोचने का काम आपका थोड़ी है, ये काम तो मेरा है। ये ना एक दिन फालतू लूंगा, ये गलतफहमी सोच रहे होंगे कि समय फालतू लेंगे। पहला सब्जेक्ट जो भी पढ़ाता हूं टीचिंग मेथड का, केवल उसी में समय लगता है, दूसरे तीसरे में समय नहीं लगता, क्योंकि सारी चीजें कहां पर पढ़ाता हूं? पहले वाले में पढ़ाता हूं। दूसरे वाले में तो चीजें रिपीट होती है, इसलिए ये मत सोचना कब होगा। एक क्लास फालतू नहीं लूंगा और एक क्लास कम भी नहीं लूंगा, जितनी होती है उतनी लूंगा। लेकिन इस बात को सोचने से बेहतर कि सिलेबस कब तक पूरा होगा, आपकी कितने दिन क्लास लगेगी, इससे बेहतर तो ये होता जो मैं कह रहा था, इस बात को पूरी सुनते, जो आपने नहीं सुनी बीच में ही काट दी। तो वैसे तो आप जब मुझे बोलोगे ना, तब मुझे बता देना पहले ही, जैसे आज तो नहीं बताना, या आज के बाद में जब सेकंड क्लास होगी तब बता देना कि आप सर्वसम्मति से डिसाइड कर लेना कि कौन से दिन आपकी लास्ट क्लास होनी चाहिए। अब ऐसा तो मत कर देना गुरुजी कल ही कर दो, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये तो आप सर्वसम्मति से एक दिन मुझे फिक्स करके बता देना, उस दिन से एक दिन पहले, उस दिन से एक दिन पहले मैं आपका सिलेबस पूरा करवा दूंगा। क्लास जब स्टार्ट होती है तब आप लोगों में जोश होता है जबरदस्त पढ़ने का, और जैसे जैसे दिन पूरा होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, वो जोश कम होता जाता है, और फिर जल्दी क्या बनती है कोर्स को कंप्लीट करके भागने की। हे प्रभु, लास्ट समय तक उसी जोश को बनाकर रखना जो पहले दिन था, क्योंकि मैंने उन लोगों को भी देखा है जो पेपर देने जाते हैं बड़े भाग दौड़कर साल भर मेहनत करके, और उसके बाद में जब पेपर हो जाता है, और पेपर यदि 3 घंटे का है तो 2 घंटे यदि हो गए, 2.25 घंटे हो गए, उसके बाद में पेपर को बंद करके बैठ जाते हैं, और फिर बार बार में पूछते हैं हम बाहर चले जाए, हम बाहर चले जाए, हमारा पेपर हो गया है कंप्लीट। अरे दोस्त, जिस सपने को देखा है उस सपने को इतना सस्ता थोड़ी बना दोगे कि कोर्स हो गया। मैं तो कह रहा हूं आप लोगों को, अब समय आ गया है ना, सुनी नहीं किसी ने बात को, समझा ही नहीं किसी बात को, अब समय आ गया है। पुराने वर्षों के पेपरों को रखो अपने सामने, करो सॉल्व उनको, और सॉल्व करने के समय जो दिक्कतें आती है अब पूछो क्लासों में आके उनको। कब पूछोगे? फिर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में, ताकि जब दिक्कत घर पर आएगी तो फिर किससे पूछोगे? फिर माता पटकते रहना कि इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा। आज मेरी क्लास कंप्लीट भी हो गई होती और मेरे सब्जेक्ट के प्रश्नों को निकाल रहे होते, और उनमें कोई दिक्कत आई होगी आप लोगों को, तो ढूंढते हुए आओगे ना आप लोग
कि यार शिक्षण विधियों के 5 प्रश्नों में दिक्कत आ रही है, वो गुरुजी कहां पर है, तो गुरुजी आपको आंसर बताएंगे। लेकिन यदि घर जाने के बाद में ये दिक्कतें आएगी, माफ करना, उस समय पर कोई नहीं बताएगा। मैसेज भी करोगे तो कोई नहीं देखेगा। इसलिए पुराने पेपरों को डाउनलोड कर लो, उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो, ताकि उनमें किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आए। बाकी समझदार हो आप लोग, मैच्योर हो आप लोग, सरकार को बनाने और बिगाड़ने की हिम्मत है आप लोगों में। पहला प्रश्न, पहला गुण बड़ा जोरदार है। कहते हैं साहब गणित को सिखाने की, गणित को पढ़ाने की, और वो भी कौन से लेवल पर, माध्यमिक कक्षाओं के लिए, उच्च कक्षाओं के लिए, बड़ी कक्षाओं के लिए गणित को सिखाने की बड़ी कमाल की विधि है। तो ये आपने जवाब दिया है, और इसमें लिखा है आप लोगों ने, कहते हैं साहब निगमन विधि गणित शिक्षण की उच्च कक्षाओं के लिए प्रभावी विधि है। ये आपने पहला जवाब लिख दिया है, और इसमें लिखा कि भाई यह निगमन विधि जो है गणित शिक्षण की उच्च कक्षाओं के लिए प्रभावी विधि है। लास्ट पॉइंट है इसमें, कहते साहब यह विधि आगमन विधि के साथ प्रयुक्त होती है। यह जवाब है आपका कि आगमन के साथ प्रयुक्त होती है। इसी में हमने लिखा है उसे पूर्णता प्रदान करती है, उसे पूर्णता प्रदान करती है। मुझे पता है ये शब्द जो है जल्दबाजी में नहीं पूछोगे पूर्णता का मतलब क्या होता है। पूर्णता का मतलब है आगमन विधि की जो कमियां होती है उनको दूर करने का काम कौन करती है, निगमन। प्रश्न आया हुआ था परीक्षा में कि आगमन विधि की सीमाओं को दूर करने वाली विधि कौन सी है, तो जवाब है निगमन। यदि नहीं समझ में आया हो, सेंटेंस पूरा करवाना हो, तो ब्रेक के बाद मुझे बता देना, इसको पूरा कर दूंगा कि साहब आगमन विधि की सीमाओं को दूर कौन करती है, निगमन विधि। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।